Today I am going to start with a new topic, and the topic is the water, electrolyte and acid base balance. So every organism have tremendous capacity to make in odd conditions homeostasis, और इस homeostasis के लिए particularly जो responsible agents होते हैं वो है water, electrolyte and acid and base. सो सबसे पहले हम वाटर की बात करें तो वाटर के क्या फंक्शन है। पहला तो वाटर का फंक्शन ये है कि एक सॉल्वेंट है और ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल को डिसॉल्व करने के लिए और वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा ये है कि बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये व्हीकल होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूट्स। और नेक्स्ट है कि बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। तो ये चार चीज़ें हैं। क्या है, पहला ये सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है, दूसरा जो है बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एक्ट्स एज ए रिएक्टेंट। इसके बाद तीसरा है कि ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे सॉल्यूट्स को एज ए व्हीकल। और इसके बाद चौथा है कि बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। तो वाटर के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेन में वाटर ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली टू वुमन, और साथ में जो ओबेस इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फैट होता है वो एनहाइड्रस फॉर्म में रहता है और वो उस एरिया को कैप्चर कर लेता है जहाँ वाटर होना चाहिए। तो इस टाइप से वुमन और ओबेस ह्यूमंस में कम होगा। तो लगभग एक मेल में देखा जाए तो 60% बॉडी वेट का वाटर होता है। और इसमें से लगभग मेन में बात करें तो 55 से 70% मेन में होता है, और वुमन में बात करें तो 45 से 60% तक वुमन में होता है। जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस टाइप से है कि टोटल अगर हम 60% बॉडी वेट की बात करें तो एक 70 केजी बॉडी वेट के मेन के लिए जो मेन है उसके लिए 42 लीटर होगा टोटल। और इसमें अगर 42 का बाइफर्केशन करें तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हो गया वो 28 हो गया, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हो गया वो 14 लीटर हो गया। तो इन दोनों को मिलाएंगे हम तो ये 42 हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट है वो है 10 लीटर, 10.5 लीटर के आसपास। और जो प्लाज्मा है उसमें भी लगभग 3.5 लीटर के आसपास जो होता है वाटर होता है। तो जो वाटर इनटेक है उसकी अगर हम बात करें तो एक्सोजिनसली डिपेंड करता है जोग्राफिकली और पीपल्स के क्लाइमेट और पीपल के बिहेवियर पर। तो जो एक्सोजिनसली लगभग कुछ लोग 0.5 लीटर से लेकर के 5 लीटर तक कंज्यूम करते हैं बाहर से, और ये डिपेंड करता है थ्रस्ट सेंटर के ऊपर। जो थ्रस्ट सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में मिलता है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये ब्रेन में होता है। अब अगर हम एंडोजिनस की बात करें तो एंडोजिनस में मेटाबॉलिक वाटर आता है, और मेटाबॉलिक वाटर लगभग 300 से 350 ml पर डे बनता है। अब ये अंदर कैसे बनता है, ये बनता है फूड स्टफ़ के ऑक्सीडेशन से। फूड स्टफ़ क्या क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। तो अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ तो 0.6 ml वाटर बनता है। 1 ग्राम प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हुआ तो 0.4 ml वाटर बनता है। 1 ग्राम का फैट का ऑक्सीडेशन हुआ तो 1.1 ml वाटर बनता है। तो इस टाइप से टोटल ऑक्सीडेशन अगर हम मान लें तो 125 ml ऑफ अगर वाटर की बात करें तो 125 ml अगर वाटर बनता है तो कितने में बनता है, लगभग 1000 कैलोरी कंज्यूम होगी बॉडी में, तब जाकर के 125 ml ऑफ वाटर बनता है। तो अगर हम वाटर आउटपुट की बात करें तो वाटर आउटपुट भी जो होता है वेरिएबल होता है। ये वाटर आउटपुट यूरिन से हो सकता है, स्किन से हो सकता है, जैसे स्किन से स्वेटिंग वगैरह होती है। लंग्स से हो सकता है जो हम रेस्पायरेशन करते हैं उससे, और हम फीसिस जो होता है स्टूल पास करने पर। इन 4 मेथड से वाटर लॉस होता है। यूरिन की बात करें तो यूरिन जो है मेजर रूट है वाटर लॉस होने का, और इसमें लगभग 1 to 2 लीटर पर डे वाटर लॉस हो सकता है। पर ऐसा नहीं है कि आप यूरिन प्रोडक्शन को शट डाउन ही कर दें, क्योंकि जो बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालने के लिए कम से कम 500 ml पर डे तो यूरिन आएगा ही आएगा। अब नाउ बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। तो हार्मोन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होता है, और ये देखा गया है कि वेसोप्रेसिन
को हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये देखा गया है कि वेसोप्रेसिन डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा से। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा ज़्यादा होगा तो वेसोप्रेसिन ज़्यादा रिलीज़ होगा। वेसोप्रेसिन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर वेसोप्रेसिन ज़्यादा हुआ तो किडनी में जितना भी यूरिन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और वापस सर्कुलेशन में आ जाएगा, यानी कि यूरिन आउटपुट कम होगा। ठीक है। और अगर वेसोप्रेसिन मतलब एडीएच की हम बात करें तो एडीएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यूरिन आउटपुट से। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एडीएच ज़्यादा हो जाएगा तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, और अगर एडीएच कम हो गया तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। तो एक डिसीज़ होती है, इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, है ना, रिजल्ट्स इन इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर। तो आप देखिए, डेफिशिएंसी अगर एडीएच की होगी तो अभी हमने बताया इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर होगा, यानी कि यूरिन ज़्यादा आएगी। तो जिन पेशेंट को एडीएच जो है डेफिशिएंट हो जाता है उनको यूरिन बहुत ज़्यादा आती है। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से तो लगभग 180 लीटर वाटर जो होता है पर डे फिल्टर होता है, लेकिन फिर भी सोचिए कि 180 लीटर वाटर में से भी केवल 1 to 2 लीटर ऑफ वाटर ही है जो एक्सक्रीट आउट होता है इन द केस ऑफ यूरिन, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 178 लीटर है वो वापस से फिल्ट्रेशन होकर के रीअब्जॉर्ब हो जाता है और वापस से ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। अब हम बात करते हैं वाटर लॉस फ्रॉम स्किन। तो स्किन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो 450 ml पर डे होता है, और ये देखा गया है कि जैसे जैसे 1% बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि फीवर की कंडीशन में, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज होने पर लगभग 15% वाटर लॉस होता है। इसके बाद स्किन के बाद आते हैं नेक्स्ट लंग्स के केस में। तो लंग्स से 400 ml पर डे वाटर लॉस होता है और बाय एक्सहेल्ड एयर, और ये देखा गया है कि जो वाटर लॉस है वो स्किन से और लंग्स से दोनों मिलाकर कलेक्टिवली हम उसको इनसेंसिबल वाटर लॉस कहते हैं। फीसिस की बात करें तो लगभग 150 ml पर डे फीसिस में वाटर लॉस होता है, और बाकी जो है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है वापस से। और टोटल अगर हम देखें तो अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो कि 70 kg बॉडी वेट का है, 42 लीटर अगर उसकी बॉडी में है और 2500 ml का इंटेक हुआ है, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर से 1.5 लीटर है, फूड स्टफ से 700 ml है, देन मेटाबॉलिक से अगर 300 ml है, तो ये टोटल मिला के आपका 250 ml हुआ है। तो आउटपुट जो होगा वो यूरिन में लगभग 1.5 लीटर यूरिन में चला जाएगा। स्किन से 450 ml है, लंग्स से 400 ml, इससे हो गया, फीसेस से 150 ml हो गया, तो ऐसे करके वापस से 2500 ml रिमूव हो जाएगा। तो फीसेस के केस में देखा गया है कि जो डायरिया है उसमें वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा जो है ओवर हाइड्रेशन, जब बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। तो ये दो अलग अलग जो है क्लिनिकल कंडीशंस हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। तो जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है इसमें आयंस होते हैं बहुत सारे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है मेनली NaCl है और पोटेशियम है। ठीक है। तो जो NaCl होता है वो Na+ और Cl- में प्रेजेंट होता है। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मिली इक्विवेलेंट में। तो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कितना सोडियम है कितना क्लोराइड है ये देखते हैं। मिली इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि इतना अमाउंट या फिर मिलीग्राम ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड दैट डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम मिली इक्विवेलेंट कहते हैं। क्योंकि यहाँ सोडियम और क्लोराइड को हम ग्राम में नहीं मेज़र करते हैं कि भाई बॉडी फ्लूइड में कितना सोडियम है कितना क्लोराइड ग्राम में है, हम उसकी एक एक्सप्रेस करते हैं मिली इक्विवेलेंट से। और मिली इक्विवेलेंट मतलब होता है कि जितना अमाउंट 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने में यूज़ होता है उसको हम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर
ये मिलीग्राम पर लीटर इंटू वैलेंसी अपॉन एटॉमिक वेट। अब इलेक्ट्रोलाइट का जो कंपोजिशन है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जैसे कि प्लाज्मा वगैरह, और एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड सब होता है, तो यहाँ दोनों में अलग अलग होता है। ये देखा गया है कि सोडियम जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन है, जो कि सोडियम बाहर की तरफ रहता है सेल के बाहर, और पोटेशियम आयन जो है वो इंट्रा सेलुलर केटायन है जो कि अंदर रहता है। और ये मेंटेनेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप रन करना है। ओके। ऐसे ही क्लोराइड आयन जो होते हैं वो एक जो है प्रीडोमिनेंटली क्लोराइड आयंस और कार्बोनिक आयंस, ये एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, जबकि फॉस्फेट आयंस जो होते हैं HPO4, ये और प्रोटीन्स, ये और ऑर्गेनिक एसिड्स, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होते हैं। सो अगर हमारे पास में वाटर है तो हम उस कंडीशन में जो ये आयन कंसंट्रेशन है, इस कंडीशन में हम ऑस्मोलैरिटी यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास में प्लाज्मा है तो हम इस कंडीशन में, या फिर अदर कोई सॉल्वेंट है तो हम ऑस्मोलैरिटी वर्ड यूज़ करेंगे। ऑस्मोलैरिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर ऑफ वाटर, है ना, या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं या कितने मिली मोल्स हैं वो ऑस्मोलैरिटी है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पर ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी मतलब होता है कि किसी अदर सॉल्वेंट में, जैसे प्लाज्मा है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स या मिली मोल्स कितने हैं उसको हम ऑस्मोलैरिटी में शो करते हैं। तो ये देखा गया है कि ऑस्मोलैरिटी जो होता है वो ऑस्मोलैरिटी से हमेशा 6% के आसपास ज़्यादा ही होता है। ओके। क्योंकि इसमें हम जो सॉल्वेंट है वो प्लाज्मा वगैरह हो सकता है। अब जो ऑस्मोलैरिटी है प्लाज्मा की, ये लगभग होती है 285 से 295 मिली मोल्स पर केजी, और ऑस्मोलैरिटी को हम केजी में शो करते हैं, और ऑस्मोलैरिटी को हम जो है लीटर में शो करते हैं। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को हम केजी में शो करते हैं और ऑस्मोलैरिटी को हम लीटर में शो करते हैं। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो ऐसे मेज़र करते हैं कि 2 सोडियम आयंस 2 पोटेशियम आयन प्लस यूरिया एंड ग्लूकोज। या 2 सोडियम और 2 पोटेशियम आयन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो कंटेम्प्रेरी है क्लोराइड वो भी उतना ही है जितना सोडियम है, तो इसलिए हम सोडियम क्लोराइड नहीं लिख के 2 सोडियम आयंस 2 पोटेशियम आयंस और यूरिया और ग्लूकोज लिखते हैं। अब जो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी मिलीमोल पर केजी इज इक्वल टू 2 इंटू प्लाज्मा सोडियम मिलीमोल पर लीटर। तो अगर वाटर है तो प्लाज्मा सोडियम जो है 2 टाइम्स होगा, तो तब जाकर ये हमारा प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बनेगा। तो वाट क्योंकि मिलीमोल पर लीटर जो है लीटर की बात कर दी तो यहाँ वाटर की बात आ गई, और यहाँ केजी की बात कर दी तो यहाँ पर हमारे किसी भी टाइप के सॉल्वेंट जैसे प्लाज्मा की बात आ गई। तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी हमेशा ज़्यादा होती है वाटर की ऑस्मोलैरिटी से। ओके। तो इस टाइप से लिखते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आप याद रखना, जो केटायंस होते हैं वो सोडियम ज़्यादा होता है, बाहर की तरफ होता है। एक्स्ट्रा सेलुलरली क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है जो कि बाहर की तरफ होता है। और इंट्रा सेलुलर देखा जाए तो पोटेशियम इंट्रा सेलुलर सबसे ज़्यादा होता है केटायंस में, और एनायंस में HPO4 जो है वो सबसे ज़्यादा एनायंस इंट्रा सेलुलर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में जो ऑस्मोलैरिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम आयन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसी का होता है। पर फिर भी जो प्लाज्मा है उसमें सोडियम के अलावा उसके एसोसिएटेड आयंस जैसे क्लोराइड वगैरह होते हैं, पोटेशियम होता है, फिर उसके एसोसिएटेड आयंस होते हैं तो पोटेशियम बहुत कम होता है, कैल्शियम भी होता है, फिर मैग्नीशियम भी होता है, यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है। इन सब से मिला करके ये होता है लगभग 293, जो भी हमने आपको बताया कि ये लगभग 285 से 295 मिली ऑस्मोल्स मिली ऑस्मोल्स पर केजी होता है। ठीक है।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की। तो रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में आप ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी को सोडियम से बहुत प्यार होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है, घर के बाहर बैठता है, एक सेल के बाहर बैठता है। और पोटेशियम जो होता है वो सेल के अंदर घुसपैठिया होता है, सेल के अंदर बैठता है। तो ऐसी कंडीशन में एल्डोस्टेरोन, दूसरा एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी एडीएच, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कैसे कॉमनली एक्ट करते हैं वो हम आपको बताते हैं। एल्डोस्टेरोन बेसिकली एक मिनरलोकार्टिकॉइड है और ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है यहाँ से रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा, मतलब इसको रीनल ट्यूब्यूल से जाने से रोकेगा, है ना, यूरिन में जाने से रोकेगा। उसकी जगह क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन पोटेशियम और हाइड्रोजन को भेज देता है। तो ऐसे करके हमारी बॉडी में सोडियम बढ़ेगा। जब सोडियम बढ़ेगा तब आगे चलते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच क्या करेगा, एडीएच क्या करेगा, जब सोडियम बढ़ा तो प्लाज्मा की जो ऑस्मोलेलिटी है वो बढ़ी। तो प्लाज्मा की ऑस्मोलेलिटी यानी कंसंट्रेशन बढ़ा। तो कंसंट्रेशन बढ़ा तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जहाँ आप देखो कि जहाँ नमक डला होता है उधर की तरफ वाटर ज़्यादा जाता है ना। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करेगा, सोडियम के प्रेजेंस में प्लाज्मा की ऑस्मोलेलिटी बढ़ेगी, और प्लाज्मा की ऑस्मोलेलिटी बढ़ेगी तो वाटर का रिटेंशन होगा, तो बॉडी में वाटर और बढ़ेगा। अब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में क्या होता है कि द सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इज कंट्रोल्ड बाय रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन अगर रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इसको कंट्रोल करेगा। कैसे कम करेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो गया है तो इसका ये मतलब हुआ है कि जो सोडियम है वो बाहर कम हो गए हैं। तो ऐसे में जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ऑफ नेफ्रॉन होता है वो रेनिन रिलीज करता है। मतलब देखिए, रेनिन को भी जो है सोडियम से लगाव है। क्यों? क्योंकि भाई अरे जो बीपी है वो कम हो गया, तो बीपी कम हो गया तो जो रेनिन है ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ऑफ नेफ्रॉन से। यहाँ से रेनिन रिलीज होगा। रेनिन देखेगा अरे सोडियम कम हो गया, तो वो क्या करेगा, वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, और एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, फिर से एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करेगा। एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट होगा तो सोडियम का रिटेंशन करेगा और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस को यूरिन में पास आउट करेगा। तो इस टाइप से जो है सोडियम आयंस कंसंट्रेशन बढ़ता है और बीपी बढ़ता है। तो ये मैकेनिज़्म है। अब एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड होते हैं जो कि हार्ट से रिलीज होते हैं, है ना, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। तो राइट एट्रियम ऑफ हार्ट से जब एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड रिलीज होते हैं तो ये सोडियम का एक्सक्रीशन यूरिन में करते हैं। तो अकेला यही ऐसा है जो कि सोडियम के एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज जितने भी एल्डोस्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा, फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी एडीएच के बारे में हमने पढ़ा, इसके बाद में हमने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में पढ़ा। ये तीनों जो मैकेनिज़्म हैं ये सोडियम का रिटेंशन करते हैं और बीपी बढ़ाते हैं और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं और यूरिन के आउटपुट को कम करते हैं। और यूरिन में जाता है तो क्या जाता है, पोटेशियम जाता है और हाइड्रोजन आयन जाते हैं। लेकिन अकेला यही एक एट्रियल डाययूरेटिक नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड है जो कि राइट एट्रियम ऑफ हार्ट से रिलीज हो रहा है और ये सोडियम आयन का एक्सक्रीशन करता है, बाहर फेंक देता है इसको, है ना, विद द हेल्प ऑफ यूरिनेशन। लेकिन ये कैसे होता है अभी इसका मैकेनिज्म अननोन है। नाउ नेक्स्ट वी आर स्टडिंग सोडियम कंसंट्रेशन एंड ईसीएफ। तो सोडियम कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ऑस्मोटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। डाइटरी इनटेक में जो हम डाइट लेते हैं उससे ये जो सोडियम है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। पर जो ये देखा गया है कि जो अगर हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रेशन इज़ ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय वाटर डिप्लीशन इन द बॉडी।
तो वाटर का डिप्लीशन दो चीज़ों से होता है, या तो वाटर कम इनटेक हुआ हो या फिर एक्सेस वाटर लॉस हुआ हो, और या फिर बोथ, दोनों ही कंडीशन हुई हो। अब अगर बात करें कि कितने टाइप का होता है डिहाइड्रेशन, तो पहला होता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर एलोन। अगर सिंगल केवल वाटर लॉस हुआ है तो डिहाइड्रेशन बोलते हैं, या ड्यू टू डेप्रिविएशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, और कभी वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलाइट का भी डेप्रिसिएशन हुआ हो, है ना, तो हम इसको भी डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन के रीजंस क्या हैं? तो कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन देखें तो डिहाइड्रेशन के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं भाई। डायरिया हो गया, इसमें लॉस ऑफ वाटर होगा। वोमिटिंग में लॉस ऑफ वाटर होगा। एक्सेसिव स्वेटिंग में लॉस ऑफ वाटर होगा। फ्लूइड लॉस इन बर्न, ठीक है, बर्निंग हो जाए तो बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो जाएगा। एड्रेनोकॉर्टिकल डिसफंक्शन है मान लीजिए, तो एड्रेनोकॉर्टिकल से बहुत सारे एल्डोस्टेरोन है ना, और ये निकलता है एडीएच जो होता है आपका पिट्यूटरी से निकलता है। किडनी डिसीज़ है, जैसे रीनल इनसफिशियंसी है, तो किडनी की किसी भी टाइप की डिसीज़ में वाटर लॉस होगा बहुत ज़्यादा, है ना, या फिर इनसफिशियंसी है तो वो ढंग से जो है वाटर रिटेंशन नहीं कर पा रहा है। डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, जैसे डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन है, तो एडीएच की कंडीशन में हमको पता है जब डेफिशिएंट हो जाएगा एडीएच तो वाटर रिटेंशन नहीं होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा यूरिन आएगी इसमें। अब जैसे ये सब हो गया, अब तो इससे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? अगर ऐसा हो जाता है तो क्या दिखेगा, क्या होगा? तो पहला ये होगा कि ये तीन टाइप की डिहाइड्रेशन, डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन भी तीन टाइप के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो जब भी इसके साइलेंट फीचर पहला ये होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसे कि प्लाज्मा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके कारण क्या होगा कि प्लाज्मा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ऐसे में एडीएच का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एडीएच क्या करेगा, एडीएच और ज़्यादा सिक्रेट होगा। क्यों? ये एक नेगेटिव फीडबैक भी है कि पहले एडीएच जो है वो कम हो गया था, इसलिए एडीएच इसमें ज़्यादा होगा। तो इसके कारण अब वाटर का रिटेंशन और बढ़ेगा बॉडी में, और साथ में यूरिन वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये एक्चुअल में पॉजिटिव फीडबैक है हमारी बॉडी का। ऐसा होगा तो मतलब यूरिन से ज़्यादा फिर वाटर लॉस नहीं होने देगा, एडीएच बढ़ जाएगा। तो तीसरा क्या होगा, भाई वाटर लॉस हो गया है तो ऐसे में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो वाटर लॉस हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से वाटर लिया जाएगा। तो जितनी भी सेल्स हैं वो शंकन हो जाएगी, और साथ में उसका जो मेटाबॉलिज्म है डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे में इंक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा। इसके बाद आगे क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन आर इंक्रीज्ड। भाई वाटर लॉस हो गया तो अंदर के जो सॉल्यूट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट, वाटर डिप्लीशन इज ऑफन accompanied बाय अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द। कितनी बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोलाइट के लॉस होने के कारण भी प्रॉब्लम होती है, तो सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है इसमें। अब इसमें अगर ये सब होगा तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स मिलेंगे। इंक्रीज पल्स रेट, डिहाइड्रेशन तो मिलेगा ही, तो उसमें क्या होगा, पल्स रेट, इंक्रीज्ड पल्स रेट होगी। लो ब्लड प्रेशर होगा, बीपी डाउन हो जाएगा उसमें। शंकन आई बॉल्स होगी, है ना। फिर मतलब वैसे देखो ब्लड प्रेशर तो यूँ ऊपर मैंने बताया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ना और ब्लड प्रेशर बढ़ने में डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट है आई बॉल शंकन हो जाएगी। फिर डिक्रीज स्किन टर्गर, जो स्किन की जो रिजिडिटी है, टर्गरनेस है, वो कम हो जाएगी। लेथर्जी आएगी, कन्फ्यूज़न होगा, और जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा या वाटर लॉस होगा तो कोमा भी हो सकता है। क्यों? कोमा होने का रीज़न ये है कि ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है। कम ब्लड प्रेशर के कारण जो है ब्लड प्रॉपरली हमारा जो ब्रेन है उसको सप्लाई नहीं हो पाएगा, एनर्जी सप्लाई नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में कोमा की कंडीशन बनेगी। फिर अब हम ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ डिहाइड्रेशन इज़ इनटेक ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर।
इसमें प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाटर अगर पीने लायक कंडीशन में नहीं है पेशेंट, तो ऐसे में इंट्रावेनसली आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूजुअली 5% ग्लूकोज दिया जाता है। साथ में इफ़ द डिहाइड्रेशन एक्म्पनाइड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हुआ है तो हमें सेम शुड बी एडमिनिस्टर्ड ओरल और इंट्रावेनस रूट। तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस की कंडीशन में हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करना होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट के लॉस की कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट देना पड़ता है। तो इसको देने के लिए हमें पहले जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो स्टेटस है उसको पहले मॉनिटर कर लेना चाहिए कि कितना है बॉडी में, फिर उसके बाद देना चाहिए। नाउ इन कंडीशन ऑफ कोलेरा, कोलेरा एक ऐसा टॉक्सिन जनरेटेड डिहाइड्रेशन है जो कि विब्रियो कोलेरी से होता है। एक बैक्टीरिया है ये जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वाटर एंड फूड। इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन में बहुत सारे जो आयन्स हैं, जैसे क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है या SCO3 है, इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो इसके कंसंट्रेशन से यहाँ पर ये सारे आयन्स एक्यूमुलेट होते हैं, और एक्यूमुलेट होने पर क्या होता है कि ऑस्मोटिकली प्रेशर बढ़ता है और वाटर का इंटेक होता है। वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ रेज होने लगता है, कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइनल वाटर ज़्यादा होने पर बाय द डायरिया हैवी लॉस होता है, तो लगभग 5 to 10 लीटर पर डे लॉस होता है। और अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ऐसे में डिहाइड्रेशन के कारण एंड द लॉस ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स के कारण जो होती है वो डेथ हो जाती है। नाउ एक ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी यूज़ करते हैं जो कि कॉमनली यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा एंड अदर डायरियल डिसीजेस। तो ये था हमारा जो डिहाइड्रेशन। अब हम पढ़ेंगे ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन से नाम से समझ में आ रहा है कि ओवर हाइड्रेशन और वाटर इंटॉक्सिकेशन, यानी कि वाटर का एक्सेस हो जाना बॉडी में, तो वो भी टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको हम वाटर इंटॉक्सिकेशन कहेंगे। तो ओवर डिहाइड्रेशन और वाटर इंटॉक्सिकेशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ वाटर इन द बॉडी। This may be due to excessive intake or large volume of salt-free fluid, renal failure, overproduction of ADH, etc. ये कब हो सकता है? जब हम बहुत ज़्यादा पानी पिएं, बहुत ज़्यादा ऐसा पानी पिएं जिसमें साल्ट नहीं हो। ठीक है, तो पानी पानी ज़्यादा हो जाएगा, साल्ट साल्ट कम हो जाएगा, तब भी ओवर हाइड्रेशन होगा। क्योंकि साल्ट और वाटर का एक बैलेंस होता है। अगर आपने मान लीजिए साल्ट साल्ट आपका ज़्यादा है और वाटर वाटर कम है, तब भी इसका मतलब ये कि ओवर हाइड्रेशन। वाटर वाटर ज़्यादा है, साल्ट साल्ट कम है, तो ओवर हाइड्रेशन है। और अगर वाटर वाटर कम है, साल्ट साल्ट ज़्यादा है, तो डिहाइड्रेशन है। ठीक है, तो एक बैलेंस होना चाहिए। दूसरा होता है रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर हो गया, अब यूरिन प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, तो बहुत सारा वाटर रिटेंड किया हुआ है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ADH, और जब ADH बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, है ना, ये भी हमने पढ़ा है। तो इसके अलावा ये देखा गया है कि मेजर ट्रॉमा के केस में, या फिर ऑपरेशन के केस में, या फिर लंग इन्फेक्शन, क्योंकि लंग्स से भी जो रेस्पायरेशन होता है उससे बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है। तो अगर लंग्स में इन्फेक्शन है तो वाटर लॉस नहीं होगा, नहीं होगा तो ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन बनेगी। The water intoxication is associated with the dilution of ECF and ICF with the decrease in osmolality। देखिए, वाटर वाटर बढ़ रहा है केवल, और साल्ट साल्ट नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो ECF और ICF में प्रेजेंट साल्ट हैं उसका कंसंट्रेशन डाउन होगा, यानी कि डाइल्यूशन बढ़ेगा। और ऐसी अगर डाइल्यूशन बढ़ा तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑस्मोलेलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। द क्लिनिकल सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक, लेथर्जी एंड कन्वल्जन्स। हेडेक तो होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर है, वो लॉज होगा ब्रेन में कहीं ना कहीं, लेथर्जी कंडीशन बनेगी, और कन्वल्जन्स होंगे। द ट्रीटमेंट एडवोकेटेड स्टॉपेज ऑफ द वाटर इनटेक एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक सेलाइन। अब इसमें क्या है, हमको कम से कम पानी पिलाना है, लेकिन ऐसा सेलाइन सॉल्यूशन देना है जिसमें साल्ट ज़्यादा हो, इसलिए हाइपरटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन देना है। और ऐसा सॉल्यूशन चढ़ाना है जिसमें वाटर कम हो। ठीक है, अब वाटर पहले हो चुका है इंटॉक्सिकेशन, अब साल्ट की कमी हो गई है तो हम साल्ट ज़्यादा दे देंगे, तो ऐसे करके बैलेंस हो जाएगा।
एक वाटर टैंक मॉडल होता है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें यह है कि हमें एक दिन का ऑब्जर्वेशन करना है कि कितना पानी हमने पिया और कितना हमने यूरिन निकाला। तो इसको भी जो है एक वाटर टैंक मॉडल कहते हैं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इस टाइम जैसे अभी मैंने वाटर टैंक की बात की, तो नॉर्मल लेवल है, देखिए सेल और ईंधन में कोई श्रिंकेज नहीं है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लॉस होता है, तो ये लॉस हो गया, है ना, या एन यानी नॉर्मल है, लॉस हो गया। तो इस कंडीशन में सेल श्रिंक हो जाती है। और जब हाइपर जो फ्लूइड है वो ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन होती है, तब इस फ्लूइड में जो सेल है वो स्वेल हो जाती है। ओके, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। बाहर जो आयंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो जो कंसंट्रेशन है वो इनर आयंस का ज़्यादा होता है, इसलिए बाहर से अंदर की तरफ जो सॉल्वेंट है, वाटर है, उसका मूवमेंट होता है। यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो गया है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है जो बाहर ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या होता है, अंदर से बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इसके कारण जो है सेल श्रिंक हो जाती है। अब जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइपरनेट्रीमिया। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में हाइपरनेट्रीमिया क्या है? दिस इज द कंडीशन इन विच द सीरम सोडियम लेवल फॉल्स, हाइपोनेट्रीमिया सॉरी, फॉल्स बिलो द नॉर्मल। जब सोडियम लेवल का कंसंट्रेशन डाउन हो जाता है हाइपोनेट्रीमिया में, अगर ड्यू टू द डायरिया, वोमिटिंग, क्रोनिक रीनल डिसीज, एड्रेनोकॉर्टिकल इंसफिशियंसी, है ना, तो जैसे ये होता है डायरिया से, जितना ज़्यादा डायरिया होगा, वोमिटिंग होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, है ना। क्रोनिक रीनल डिसीज़, इसमें जितना ज़्यादा मतलब रीनल डिसीज़ में जितना ज़्यादा यूरिन में लॉस होगा, उतना हाइपोनेट्रीमिया होगा। फिर इसके बाद में एड्रेनोकॉर्टिकल इंसफिशियंसी, तो एड्रेनोकॉर्टेक्स से क्या रिलीज होता है? एड्रेनोकॉर्टेक्स से जो है एल्डो एल्डोस्ट्रॉन का सिक्रेशन होता है। तो एल्डोस्ट्रॉन की कमी होने पर क्या होगा? सोडियम बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और मतलब जो हाइपो कॉर्टिकल एड्रेनोकॉर्टिसिज्म बोलते हैं, वो होता है एडिसन्स डिसीज़। ठीक है, अब इसमें एक याद रखना है, जैसे एडिसन्स डिसीज़ मतलब हाइपोकॉर्टिसिज्म, और एक होता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा गद्देदार। ठीक है, मैंने ऐसे याद रखा है, कुशन जो होता है गद्दा होता है। तो गद्देदार कब होगा? जब हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स होगा, यानी कि जब इस समय एल्डोस्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो एक ये कंडीशन है। तो हाइपर एड्रेनल कॉर्टेक्स की कंडीशन में कुशिंग सिंड्रोम होता है, और हाइपो एड्रेनल कॉर्टिसिज्म की कंडीशन में एडिसन्स डिसीज़ होती है। एडिसन्स डिसीज़ की कंडीशन में जब एल्डोस्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तब हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन बनेगी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साल्ट फ्री फ्लूइड टू पेशेंट ऑल्सो कॉज हाइपोनेट्रीमिया। दिस इज़ ड्यू टू द ओवर हाइड्रेशन। जब हम बहुत ज़्यादा पानी पिला दें और हम उसको इलेक्ट्रोलाइट ना दें पेशेंट को, तब भी ऐसी स्थिति बनेगी। डिक्रीज सीरम सोडियम कंसंट्रेशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द एडिमा विच अकर्स इन द सिरोसिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो सिरोसिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को तो हम जानते ही हैं, जब भी ये स्थिति बनती है तब एडिमा होता है, और एडिमा की कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो हाइपोनेट्रीमिया है वो होता है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इंक्लूड्स रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेटरी फेलियर। तो हाइपोनेट्रीमिया होगा तो यानी कि बीपी डाउन हो जाएगा, तो बीपी डाउन होगा, सर्कुलेटरी फेलियर होगा। अब हाइपोनेट्रीमिया जब सोडियम बहुत ज़्यादा जाएगा, तब क्या होगा? दिस कंडीशन इज एलिवेटेड इन द सीरम सोडियम लेवल। तो इसका मतलब ये है हाइपरनेट्रीमिया यानी कि सीरम सोडियम लेवल का बढ़ना। द सिम्टम्स इंक्लूड इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो अब इसमें जस्ट जो हाइपोनेट्रीमिया है उसका अपोजिट होता है, इसमें ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा,
It may occur due to in case of hyperactivity of adrenal cortex, that is a Cushing syndrome, अभी मैंने आपको बताया। तो इसमें एल्डोस्टेरोन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिसोन, बहुत ज़्यादा दिनों तक कॉर्टिसोन देते हैं तब भी सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। या फिर एसीटीएच या फिर सेक्स हार्मोन्स, तो जितने भी ये सब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं देने पर सोडियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी causing dehydration as it occurs in diabetes insipidus। तो इन डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, जो एडीएच हार्मोन है ना, उसकी कमी हो जाती है। तो एडीएच हार्मोन कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा, रिजल्ट इन द हाइपरनेट्रीमिया। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑल्सो इंक्रीज द सीरम सोडियम कंसंट्रेशन। तो हमें जब हम बहुत ज़्यादा सोडियम साल्ट देंगे तो डेफिनेटली सोडियम साल्ट बढ़ेगा। It may be noted that in pregnancy, steroid and placental hormone causing sodium and water retention in the body leading to edema। ओके, तो ओवरऑल एडिमा में होता क्या है? इन द एडिमा along with the water, sodium concentration in the body is also elevated। एडिमा की कंडीशन में सोडियम भी बढ़ता है कभी कभी। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेटिक ड्रग इंक्रीजेस द यूरिनरी आउटपुट ऑफ द वाटर along with the sodium in the patient of hypertension and congestive heart failure। salt sodium restriction is advocated। इसलिए हम कहते हैं भैया नमक मत खाओ, कार्डियक फेलियर की प्रॉब्लम चल रही है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम चल रही है, नमक कम कर दो। ऐसे ही अब हम पोटेशियम की बात करते हैं, तो डिसीज स्टेटस में सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड विद इन ए नैरो रेंज, आइदर हाई और लो कंसंट्रेशन, एंड दिस इज डेंजरस। तो फॉर द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट मसल। तो ये जो आपका पोटेशियम कंसंट्रेशन है, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट मसल। ओके, नाउ कम्स टू द हाइपोकेलीमिया, यानी पोटेशियम का कंसंट्रेशन सीरम में डाउन हो जाना। ऐसा कब होता है? जब कुशिंग सिंड्रोम हो। सारा का सारा अपोजिट कर दो उसका आप। कुशिंग सिंड्रोम हो, प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दी हो, तो इस समय सोडियम बढ़ेगा, है ना, तो पोटेशियम कम हो जाएगा। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम फ्री फ्लूइड दिया हो, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक कोमा विद द इंसुलिन, प्रोलॉन्ग्ड डायरिया एंड वोमिटिंग। प्रोलॉन्ग्ड डायरिया एंड वोमिटिंग में क्या बाहर जाएगा? जैसे सोडियम लॉस तो हो गई, यहाँ पे पोटेशियम लॉस भी होगा। The symptoms of hypokalemia include irritability, muscle weakness, tachycardia, then cardiomegaly, cardiac arrest। तो एक्चुअल में हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे डिपेंड करता है पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। तो पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन जैसे ही कम होगा तो जो मसल है वो वीक हो जाएगी, टेकिकार्डिया हार्ट की रेट ज़्यादा हो जाएगी, कार्डियोमेगली हार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। चेंज इन द ईसीजी आर ऑब्जर्व्ड, फ्लैटेंड वेव विथ इन्वर्टेड टी वेव। तो इसमें टी वेव उल्टा हो जाएगा, है ना, और बाकी जो वेव्स होगी वो फ्लैट हो जाएगी। अब हाइपरकेलेमिया की बात करें तो हाइपरकेलेमिया यानी कि देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इन द सीरम एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन द रीनल फेलियर। रीनल फेलियर हो गया तो पोटेशियम आयन स्क्रीट आउट नहीं होगा, तो यूरिन कम आउटपुट होगा, तो डेफिनेटली पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एड्रिनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी एडिसन्स डिसीज में, तो एड्रिनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी मतलब ये हो गया कि हमारा जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो कम बनेगा। जब वो कम बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? सोडियम रिटेंशन, उसमें इनसफिशिएंसी, तो सोडियम के साथ साथ पोटेशियम की रिटेंशन में भी प्रॉब्लम आएगी। डायबिटिक कोमा, सीवियर डिहाइड्रेशन, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड विद एक्सेसिव पोटेशियम साल्ट। The manifestation of hyperkalemia include depression of central nervous system, mental confusion, numbness, bradycardia with reduced heart sound, and finally cardiac arrest। Change in the ECG are also observed, that is the elevated T wave। जब हाइपरकेलेमिया होगा तो टी वेव ऊपर चला जाएगा, जब हाइपोकेलेमिया होगा तब टी वेव डाउन होके नीचे धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हमको ये पता है कि कार्डियक अरेस्ट होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, क्योंकि सोडियम आयन
सॉरी जो पोटेशियम आयन है वो कम हो गए हैं, वो यहाँ बढ़ गए हैं। सॉरी, हाइपरकैलिमिया की कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया होता है। हाइपरकैलिमिया की कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया होता है। हाइपरकैलिमिया कंडीशन में मेंटल कन्फ्यूजन है, नंबनेस है ना, ये सब होगा। सेंट्रल नर्वस डिप्रेशन है, ये सब होगा। ऐसे ही अब क्लोरीन के केस में देख लेते हैं। तो हाइपोक्लोरीमिया, सीरम में क्लोरीन का लेवल कम होना। इसमें क्या होगा, कब होगा ये? वोमिटिंग, डायरिया, ये तो हमें पता है क्योंकि सोडियम जहाँ जहाँ लॉस हो रहा है वहाँ क्लोराइड भी लॉस होगा। देन एक आता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो SCO3 लेवल है वो डाउन हो जाएगा। तो SCO3 लेवल डाउन होगा, यानी कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो कम हो जाएंगे, तो यानी कि क्लोराइड भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हाइपोक्लोरीमिया में की कंडीशन कब बनेगी, जब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। ओके, इसके बाद एडिसन्स डिसीज़ है। तो एडिसन्स डिसीज़ से कैसे होगा, जैसे एडिसन डिसीज़ में हम जानते हैं कि एल्डोस्टेरोन लेवल कम होता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम रिटेंशन करता है। जब वही कम हो जाएगा तो सोडियम कम हो जाएगा, सोडियम कम होगा तो क्लोराइड भी कम हो जाएगा। एंड एक्सेसिव स्वेटिंग, स्वेटिंग में बहुत ज़्यादा नमक निकलता है, पता है हमें। अब नेक्स्ट आते हैं हाइपर क्लोरीमिया। बढ़ेगा कब? इंक्रीज लेवल ऑफ क्लोराइड कंसनट्रेशन मिलेगा जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, वाटर लॉस जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब डेफिनेटली सोडियम बढ़ेगा और साथ में क्लोराइड भी बढ़ेगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो एसिडोसिस मतलब क्या होगा, जब SCO3 आयन बढ़ेगा। SCO3 आयन कब बढ़ेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन ज़्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन कब होगा, जब लंग्स की प्रॉब्लम चलेगी, है ना। तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होगी, तब उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी यानी कि जो नेगेटिव आयन चार्जेस हैं वो बढ़ेंगे, है ना। जो SCO3 आयन है वो नेगेटिव चार्ज होता है, बढ़ेगा, तो यानी क्लोराइड भी बढ़ेगा क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है। फिर कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम का मतलब जस्ट इसका एडिसन्स डिसीज़ के अपोजिट हो गया, यानी कि हाइपर एड्रेनोकॉर्टिसिज्म, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो बढ़ेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली BP भी बढ़ेगा, साथ में सोडियम आयन बढ़ेंगे तो क्लोराइड आयन भी बढ़ेंगे। तो ये था हमारा क्लोरीन से रिलेटेड। नाउ कम्स टू द एसिड बेस बैलेंस। तो नॉर्मल ब्लड का जो pH होता है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। स्लाइट वेरिएशन होने पर जो एसिड और बेस बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब pH इंट्रासेलुलर फ्लूइड का देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन होगा एरिथ्रोसाइट में, तो वो 7.2 तक डाउन होता है। लेकिन स्केलेटल मसल में 6 तक डाउन हो जाता है क्योंकि स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड बनता है। तो pH का मेंटेनेंस बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये डिपेंड करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर पे, एंजाइम एक्टिविटी पर। तो एक जो लाइफ है उसके रेगुलेशन के लिए 6.8 से लेकर 7.8 तक का बॉडी का ओवरऑल pH होता है। अब एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो एसिड प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे अलग अलग एसिड्स हैं। इसमें दो टाइप के एसिड्स आते हैं, पहला वॉलेटाइल एसिड्स, दूसरा नॉन वॉलेटाइल एसिड्स। वॉलेटाइल एसिड्स जैसे कार्बोनिक एसिड, ओके, और नॉन वॉलेटाइल एसिड्स जो होते हैं जैसे लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये होते हैं। कार्बोनिक एसिड जो होता है SCO3, वो कार्बन डाइऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म से बनता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, एनरोबिक मेटाबॉलिज्म से। लैक्टिक एसिड हमको पता है कि एनरोबिक मेटाबॉलिज्म से बनता है, और मसल में इसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटीन के डिग्रेडेशन से बनता है, क्योंकि कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं। फास्फोरिक एसिड की बात करें तो फास्फोरिक एसिड कुछ ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स से, जैसे फास्फोलिपिड्स वगैरह के डिग्रेडेशन से बनता है। ये देखा गया है कि ऑल दिस एसिड्स एड अप हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड। तो जितना एसिड बनेगा ये सारे के सारे जो है हाइड्रोजन आयन्स जोड़ेंगे। जैसे कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक में SCO3, तो जो हाइड्रोजन आयन जुड़ता है तो हाइड्रोजन आयन के एडिशन से एसिडिक कंडीशन बनती है। तो अब प्रोटीन्स की बात करें तो अ डाइट रिच इन द एनिमल प्रोटीन रिजल्ट्स इन मोर एसिड प्रोडक्शन।
इसलिए हम मीट वगैरह जो खाते हैं उससे एसिडिक यूरिन बनती है और जो यूरिन होता है उसका पीएच एसिडिक हो जाता है। अब हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ बेसेस इन द बॉडी, तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी में बेस बनते हैं और बेस का एग्जांपल है बाइकार्बोनेट। जब भी बाइकार्बोनेट बनता है तो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे लैक्टेट और साइट्रेट के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होते हैं ये। एक कभी कभी ऐसा होता है कि देर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया ड्यूरिंग द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड टू यूरिया। तो यूरिया जो होती है ये भी एक बेस है, तो इसलिए ये भी बनता है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत नेग्लिजिबल है। तो ये देखा गया कि जो वेटनेरियन डाइट्स होती हैं, सॉरी वेजिटेरियन डाइट्स जो होती हैं, उसमें बेस का प्रोडक्शन होता है और ये क्या करते हैं, दे आर यूटिलाइज ओके salt of organic acid such as sodium lactate which can utilize hydrogen ion। तो ये हाइड्रोजन आयन का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, यानी कि ये एसिडिटी को कम करते हैं। और ये देखा गया कि जो वेजिटेरियन डाइट है वो उसमें एल्कली इफेक्ट होता है, एल्कलाइजिंग इफेक्ट होता है, और जो यूरिन होती है वो स्लाइटली एसिडिक होने की बजाय एल्कलाइन हो जाती है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच। तो जो मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच है वो 3 टाइप से हो सकता है बॉडी में। पहला होता है ब्लड बफर से, दूसरा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म से और तीसरा रीनल मैकेनिज्म से। तो हम ब्लड बफर की बात करते हैं। ब्लड बफर में अ बफर में बी डिफाइंड एज, बफर क्या होता है सबसे पहले, बफर में बी डिफाइंड एज सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ वीक एसिड जो है जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो है कार्बोनिक एसिड, सॉरी कार्बोनिक एसिड, ये एक वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। तो द बफर कंसिस्ट ऑफ चेंज इन द पीएच बाय द एडिशन ऑफ एसिड और अल्कलाई एंड द बफरिंग कैपेसिटी इज डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड एसिड। तो बफर मतलब ये होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जितने भी हाइड्रोजन आयन यानी एसिड अगर जुड़ते चले जाएं तो भी वो जो सॉल्यूशन है वो अपना पीएच मेंटेन रखे। ओके, इट शुड बी बोर्न इन माइंड दैट द बफर कैन नॉट रिमूव हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द बॉडी। इसमें ऐसा नहीं है कि बफर हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देता है, लेकिन ऐसा है कि वो टेम्पररी एक शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है टू रिड्यूस द फ्री हाइड्रोजन आयन। The hydrogen ions have to be ultimately eliminated by the renal mechanism। तो ये सिर्फ renal mechanism से ही ये हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं इन द यूरिन। तो कोशिश ये करना है कि हमें हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 मेंटेन रखना है। इसके लिए ब्लड बफर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसमें ब्लड बफर में 3 टाइप के बफर होते हैं, बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर और प्रोटीन बफर। सबसे पहले हम बाइकार्बोनेट बफर की बात करते हैं। तो बाइकार्बोनेट बफर जो है ये मेंटेन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये एक प्रीडोमिनेंट बफर है इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पर्टिकुलर इन द प्लाज्मा। तो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन लाइक दिस। तो कार्बोनिक एसिड कैसे डिसोसिएट होता है, हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाते हैं और बाइकार्बोनेट आयन्स कुछ ऐसे दिखते हैं। अब ये बाइकार्बोनेट आयन्स जो होते हैं ये भी एक बेस है। अब यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिमूव हो गया इसलिए बेस हो गया, हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाता तो ये एसिडिक हो जाता। तो ये एक इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के रूप में इसको हम डिनोट करते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, ये हमेशा होता है H+ आयन और HCO3 कार्बोनिक आयन अपॉन कार्बोनिक एसिड। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H+ आयन क्या होते हैं, वो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ऊपर कार्बोनिक एसिड आ जाएगा और नीचे जो कार्बोनेट आयन्स हैं वो आ जाएंगे। अब हम pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू log 1/H+ आयन होता है। ओके, तो ऐसे करके एक इक्वेशन बनाई गई है। ये इक्वेशन कुछ ऐसे आगे रन करती है,
इसमें फाइनल जो निकलता है वो ये है कि जो पीएच होता है वो pKa प्लस लॉग कार्बोनेट आयंस अपॉन कार्बोनिक एसिड। ओके, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं हेंडरसन हेज़लबेच इक्वेशन। द अबाव इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी बफर पेयर। द जनरल इक्वेशन रिफर्स टू एज हेंडरसन हेज़लबेच इक्वेशन। तो ये एक बफर के लिए इक्वेशन है जो कि यहाँ पर ये बनी है और इसको हम हेंडरसन हेज़लबेच इक्वेशन कहते हैं। इसको हम अच्छे से देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो पीएच होता है वो होता है pKa प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड। और यहाँ पर हम ब्लड पीएच की जो बात करें तो ब्लड पीएच जो होता है वो ऊपर जो बेस है वो कार्बनिक आयन से और नीचे जो एसिड है वो कार्बनिक एसिड है, इससे बना होता है। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे ब्लड का पीएच कितना है। अगर हमें ये सारी वैल्यूज़ नॉन है तो हमारे जो ब्लड का पीएच निकल के आता है वो पीएच निकल के आता है 7.4। तो अल्टीमेटली हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है। इसमें ये देखने में आया है कि जो रेशियो है बाइकार्बोनेट आयंस का कार्बोनिक एसिड के साथ वो होता है 20:1। यानी कि ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये बेस जो है ये हमारे ब्लड बफर में 20 टाइम्स ज़्यादा होता है रेदर देन एसिड। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये अल्कली रिजर्व है ना। द बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन इज मच हायर 20 टाइम्स एंड द कार्बोनिक एसिड इन द ब्लड दिस रिफर्स टू द एल्कली रिजर्व। इसको हम एल्कली रिजर्व रेफर करते हैं। और ये इफ़ेक्टिवली बफरिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो ब्लड में ही हमारा सेकेंड बफर है वो है फॉस्फेट बफर सिस्टम। तो जो फॉस्फेट बफर होता है उसमें जो बेस अपॉन एसिड है वो ओके, तो बेस अपॉन एसिड जो है वो यहाँ पर सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डाइहाइड्रोजन है तो ये जो है ये एसिड है, और यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन है तो ये जो है बेस है। तो ये बेस और ये एसिड का जो रेशियो रहता है वो ऐसा रहता है कि जैसे अभी ऊपर हमने देखा कि जो बाइकार्बोनेट का और एसिड का जो रेशियो था वो 20:1 था। तो यहाँ पर एल्कली रिजर्व हमने कहा, पर यहाँ पर 20:1 नहीं होकर के यहाँ पर सिर्फ 4:1 होता है। यानी कि जो बेस होता है वो सिर्फ 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये इसका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है फॉस्फेट बफर का। और ये दूसरी बात ये है कि एक इंट्रासेल्युलर बफर सिस्टम है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रोटीन बफर सिस्टम। तो जो प्रोटीन बफर है, प्रोटीन बफर में प्रोटीन और हीमोग्लोबिन दोनों जो है प्रोटीन बफर की तरह काम करते हैं इन द ब्लड। इसमें मेनली जो इमिडाजोल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स है, इमिडाजोल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स में आते हैं हिस्टिडीन, और हिस्टिडीन का जो पीके वैल्यू होता है वो 6.7 होता है। तो ये मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर हैं फॉर द प्रोटीन बफर। तो द प्लाज्मा प्रोटीन अकाउंट्स फॉर अबाउट 2% ऑफ टोटल बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लाज्मा। तो लगभग 2% ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोटीन बफर्स। अब ये देखा गया है कि जो हीमोग्लोबिन है ये ऑफ द आरबीसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट बफर, है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन ये क्या करता है, एसिड को फिक्स करता है। और हमें ये तो पता ही है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन इसके अलावा इसका काम एक और है हीमोग्लोबिन का, वो है फिक्सेशन ऑफ एसिड। तो इसलिए इसको भी हम एक बफर की तरह देखते हैं। नाउ कम्स टू द, अभी तक ये हमने जो है मैकेनिज़्म पढ़ा बफर का ब्लड में। अब दूसरा मैकेनिज़्म है एज ए बफर रेगुलेशन या पीएच रेगुलेशन, ये है रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म। तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म फॉर पीएच रेगुलेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो कार्बोनिक एसिड है वो बनता है। तो कार्बोनिक एसिड कहाँ बनता है, मान लीजिए पेरिफेरल टिश्यू है। यहाँ पर इस सिस्टम में क्या होता है कि जो पेरिफेरल टिश्यू मेटाबॉलिज्म करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है।
ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस कन्वर्ट हो जाती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट होता है H प्लस आयन और जो कार्बोनेट आयंस में। तो ये जो डिसोसिएशन है H प्लस आयन का, ये H प्लस आयन कैरी करता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन चूँकि ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन लेकर आता है और पेरिफेरल टिश्यू को देता है, और यहीं पर हीमोग्लोबिन जो है इन हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्टेशन करता है और इनको लंग्स में ले जाता है। लंग्स में वापस से यहाँ आपने देखा है कि लंग्स में भी यही मैकेनिज़्म चल रही होती है। लंग्स में जो ये कार्बोनेट्स बने हैं, ये कार्बोनेट्स यूटिलाइज हो जाते हैं और H प्लस आयन के साथ में यहाँ लंग्स में ऑक्सीजन जो होती है वो हम कैरी करते हैं, हीमोग्लोबिन इसको लेके जाता है, ये यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बनता है। लंग्स में कार्बोनिक एसिड जो होता है वो डिसोसिएट होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्सेल्ड हो जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जो कार्बोनिक एसिड है ये नहीं बने, तो इस एसिड को नहीं बनने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक्सहेल्ड हो जाती है। ये फिनोमेना चलता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो जब भी कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनता है हाइपर वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, और हाइपर वेंटिलेशन भी एक लिमिटेड टाइम तक ही हो पाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सके। तो ये लंग्स का एक मैकेनिज़्म है। इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो आइसोहाइड्रिक ट्रांसपोर्ट इसको हम कहते हैं, जिसमें एट टिश्यू लेवल हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द हाइड्रोजन आयन and help to transport carbon dioxide as carbonic ions with a minimum change in the pH। तो ये ऐसा pH में चेंज नहीं आने देता हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसको हम कहते हैं, हीमोग्लोबिन के इस मैकेनिज्म को कहते हैं आइसोहाइड्रिक ट्रांसपोर्ट। फाइनली जो लंग्स है वो एक्सहेल कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने आपको बताया। अब आरबीसी क्या करता है? आरबीसी का भी एक रोल है। जब हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा से जो टिश्यू लेवल पे सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, एरिथ्रोसाइट में जाता है जहाँ पर कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनता है। आरबीसी में ये कार्बोनिक एसिड जो होता है, आरबीसी में ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन में, हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के पास चला जाता है, और यहाँ पर ये जो कार्बोनिक एसिड है ये आरबीसी से डिसोसिएट होकर बाहर चला जाता है। लेकिन इसके प्रेजेंस में, मतलब जैसे अगर ये माइनस आयंस बाहर जा रहे हैं, नेगेटिव आयंस बाहर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव आयंस अंदर भी आना चाहिए। तो यहाँ इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो कार्बोनिक आयंस के अगेंस्ट में क्लोराइड आयंस अंदर आते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे रीनल मैकेनिज्म फॉर पीएच रेगुलेशन। तो ये अभी हमारी रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म हो गई, अब हम रीनल मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। तो रीनल मैकेनिज्म फॉर पीएच रेगुलेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें ही जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है जिसमें एसिड जो है बॉडी से रिमूव होता है। तो रीनल मैकेनिज्म ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल हेल्पफुल मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि जैसे यूरिन है, तो यूरिन का पीएच हो जाता है 6। कभी कभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी फूड स्टफ्स खाए हुए होते हैं या जो भी वेरिएबिलिटी होती है बॉडी में, तो ये यूरिन का पीएच 4.5 से 9.5 के बीच में वेरी करता है, और दैट इज़ इन द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग यूरिन का पीएच सेट होता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? carbonic anhydrase and renal regulation of pH. The enzyme carbonic anhydrase inhibited by acetazolamide। तो acetazolamide एक ड्रग है, एसिटाजोलामाइड जो होता है वो इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। ये क्या करता है? ये पीएच का, ये H पॉजिटिव आयन का एक्सक्रीशन भी करता है,
उसके बाद बाइकार्बोनेट्स का रीअब्जॉर्प्शन भी करता है, और जो टाइट्रेबल एसिड है उसका एक्सक्रीशन करता है, और एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयंस। तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। जो एक्सक्रीशन ऑफ एच आयंस हैं वो यहाँ पर अगर हम देखें इस फिगर में, तो सपोज़ कीजिए कि ये ब्लड कैपिलरीज हैं, जो कि एक रीनल ट्यूब्यूल्स, ये हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं इससे कैपिलरी जो है जा रही है। और ये जो रीनल ट्यूब्यूल है ये एक्चुअल में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो हमने देखा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कैसी होती है। अगर आप नहीं देखा है आपने, तो आप इसको एक फोटोग्राफ्स वगैरह निकाल लीजिए रीनल ट्यूब्यूल्स के, उसमें आप प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पता चलेगा। तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है उसमें क्या होता है कि ब्लड में जो ल्यूमन है, ट्यूबुलर ल्यूमन है, तो ट्यूबुलर ल्यूमन कहाँ से आया? ये आया हमारा ग्लोमेरुलर टफ्ट से। और जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, तो वहाँ से ये फिल्ट्रेट होकर के जो भी मटेरियल जा रहा है उसमें जो भी सोडियम है वो यहाँ से वापस से रिअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। उसके बाद में सोडियम के अगेंस्ट में जितना भी क्लोराइड आयन है, यहाँ पे बताया नहीं है इसमें, सॉरी क्लोराइड नहीं, सॉरी, तो प्लस आयन अगर जाता है तो प्लस आयन, तो जितना भी हाइड्रोजन आयन है वो सारा का सारा यहाँ रीनल ट्यूब्यूल का मेन इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये इस रीनल ट्यूब्यूल में यहाँ पर कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट होता है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है? रीनल ट्यूब्यूल में कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है ना। एंजाइम है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर कार्बोनिक एसिड जो है H+ आयन इधर देता है, और ये जो कार्बोनेट आयन है ये बेसिक आयन है, और ये बेस जो होता है ये वापस इधर चला जाता है। ओके, तो बेस यहाँ चला गया, और जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ चले गए, सेपरेट हो गए। हाइड्रोजन आयन किसी भी एक नॉन कार्बोनेट बेस के साथ में ऐड होकर के जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ऐसे करके जितना भी हाइड्रोजन आयन है वो रिमूव होता है। अब इसमें पहला तो हो गया रोल जो मैंने आपको बताया, वो रोल था एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ देखिए अल्टीमेटली जो ये रीनल ट्यूब्यूल है, ट्यूबुलर ल्यूमन है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन हो गया। दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो यहाँ आप देखेंगे ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट यहाँ पर हो रहा है। ओके, अब ये आपका क्वेश्चन होगा कि भाई ये सोडियम यहाँ रीनल ट्यूब्यूल में कहाँ से आया, ट्यूबुलर ल्यूमन में कहाँ से आया? तो सोडियम आयन कहाँ से आया इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। ये जो सोडियम आयन होते हैं ये बेसिकली जो सोडियम डायसोडियम बाइफॉस्फेट जो है, डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो हैं, ये ट्यूबुलर ल्यूमन में होते हैं। और जो कैपिलरी टफ्ट है, जो हमारा बोमेंस कैप्सूल है, वहाँ से ये फिल्टर होकर के आ रहे होते हैं। यहाँ पर जितना भी सोडियम है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो केवल सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बचता है ये एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें जो है देखिए डायसोडियम था, सोडियम एक आ गया, तो हाइड्रोजन एक था, ये हाइड्रोजन यहाँ, अब ये एसिडिक हो गया क्योंकि सोडियम हम ले चुके हैं, ये एसिडिक हो गया, और इसमें एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया तो और ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो इसके कारण क्या होगा, जो पीएच हमारा ब्लड का था, जो 7.4 का पीएच था, वो यूरिन में बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच 4.5 तक कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम कहाँ से आया, अगर क्वेश्चन उठेगा तो हम ये बता सकते हैं कि सोडियम यहाँ से आया। अब इसमें क्या है कि एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी नॉन आयनिक जो नॉन कार्बोनिक बेस है, कार्बोनेट बेस है, यानी कि B-, तो यहाँ पर B- रहेगा, और ये यहाँ पर इसी के एक्सचेंज में जो माइनस चार्ज वाला ये कार्बोनेट है ये इधर जाएगा, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जितने आयंस इधर से इधर गए और जितने आयंस इधर से इधर गए वो इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये भी आपको बता दिया। तीसरा होता है एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड। तो ये एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिड, ये टाइट्रेबल एसिड इसी को कहते हैं सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। इसका टाइट्रेशन कैसे कर सकते हैं कि कितना एसिडिक है,
इसके लिए हम ये एक फार्मूला है, titrable acidity is a measure of acid excreted into the urine by kidney. This can be estimated by titrating urine back to the normal pH to 7.4. मान लीजिए यूरिन का pH जो हो गया 4.5 हो गया, पर हमें वापस से उस pH को 7.4 तक एडजस्ट करने में कितना n/10 NaOH मिलीलीटर में रिक्वायर्ड है ना, फॉर 1 लीटर ऑफ यूरिन टू एडजस्ट 7.4। अगर हम 1 लीटर यूरिन लें और उसका पीएच जितना भी हो, फॉर एग्जांपल उसका पीएच 4.5 हो और उसको हमको सेट करना हो 7.4 तक, तो कितना मिलीलीटर क्वांटिटी ऑफ n/10 NaOH लगेगा, वो जो होता है वो होता है दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ट्राइटेबल एसिड। ठीक। तो इस टाइप से ये प्रोसीड होती है। अब नाउ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयंस। तो अमोनियम आयन का एक्सक्रीशन कैसे होता है, उस बेसिस पर भी जो पीएच रेगुलेशन होता है ब्लड का, इसके लिए क्या है, जैसे जो रीनल ट्यूबुलर सेल्स है, इसमें ग्लूटामिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिनेज। ये ग्लूटामिनेज हमारी रीनल ट्यूबुलर सेल में ही मिलता है। तो ग्लूटामिनेज जो है ये ग्लूटामिन को ग्लूटामेट में कन्वर्ट करता है और अमोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो अमोनिया होती है, ये अमोनिया रिलीज हो जाती है ट्यूबुलर ल्यूमन में। अमोनिया जो है यहाँ पर वापस से यहाँ कार्बोनिक एसिड भी होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में। यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट आयन्स हैं वो चले जाते हैं ब्लड में, और जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो इस अमोनिया के साथ मिलके अमोनियम कंपाउंड बनाते हैं। ये अमोनियम आयन से जो पीएच रेगुलेशन की मैकेनिज़्म है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, क्योंकि जो बॉडी में जो एसिडिक आयन्स एलिमिनेशन होता है, ये मेजॉरिटी ऑफ आयन एलिमिनेशन केवल अमोनियम कंपाउंड से ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमोनियम कंपाउंड इज़ ए मेजर यूरिन एसिड। यूरिन का सबसे महत्वपूर्ण एसिड पार्ट जो है अमोनियम कंपाउंड है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट हाफ टू 2/3 ऑफ द बॉडी, मतलब आधा हिस्सा या फिर 2/3 पार्ट ऑफ द बॉडी एसिड है वो, दैट इज़ एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम कंपाउंड। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस अमोनियम कंपाउंड का, और ये एक इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है, स्पेशली जब अगर एसिडोसिस भी हो जाए बॉडी में, तो भी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मेन प्रीडोमिनेंट मैकेनिज़्म जो है वो अमोनियम आयन से हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन की मैकेनिज़्म है इन द केस ऑफ यूरिन। नाउ नेक्स्ट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, द सेंट्रल मॉलिक्यूल ऑफ पीएच रेगुलेशन। तो पीएच रेगुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है। जैसे भी हमने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कार्बोनिक एसिड बनाती है, पर ज़्यादा टाइम ये रहती नहीं है और वापस कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और लंग्स से एग्जॉस्ट इसका एक्सहेलेशन हो जाता है। अगर ये कार्बोनिक एसिड बनता भी है तो कार्बोनिक एसिड दो जगह हमने देखा, एक तो रीनल ट्यूब्यूल्स में बनता है, दूसरा ये आरबीसी में बनता है। तो जब भी ये बनता है तब इरिथ्रोसाइट में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से लंग्स में जाती है और जो उसका एग्जॉल्टेड हो जाती है, और इसके साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन बना के जो हमारा बेस रिजर्व है उसको भी मेंटेन करती है, उसको बढ़ाती है। साथ ही जब ये कार्बनिक एनहाइड्रेस जो होता है, इसके प्रेजेंस में जो कार्बनिक एसिड बनता है, तो कार्बनिक एसिड से भी ये जो होता है ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में होता है। तो यहाँ पर भी जब कार्बनिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो बहुत हेल्पफुल है कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे भी करके जो है पीएच के रेगुलेशन में अपना सहयोग दे रही है, काम कर रही है। अब हम आते हैं डिसऑर्डर्स में, डिसऑर्डर ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो पीएच रेगुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है। जैसे भी हमने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कार्बोनिक एसिड बनाती है, पर ज़्यादा टाइम ये रहती नहीं है और वापस कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और लंग्स से एग्जॉस्ट इसका एक्सहेलेशन हो जाता है।
अगर ये कार्बोनिक एसिड बनता भी है तो कार्बोनिक एसिड दो जगह हमने देखा है, एक तो रीनल ट्यूब्यूल्स में बनता है, दूसरा ये आरबीसी में बनता है। तो जब भी ये बनता है तब इरिथ्रोसाइट में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से लंग्स में जाती है और एग्जॉल्ट जो उसका एग्जॉल्टेड हो जाती है। और इसके साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन बना के जो हमारा बेस रिजर्व है उसको भी मेंटेन करती है, उसको बढ़ाती है। साथ ही जब ये कार्बनिक एनहाइड्रेस जो होता है इसके प्रेजेंस में जो कार्बनिक एसिड बनता है, तो कार्बनिक एसिड से भी ये जो होता है ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में होता है। तो यहाँ पर भी जब कार्बनिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो बहुत हेल्पफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भी करके जो है पीएच के रेगुलेशन में अपना सहयोग दे रही है, काम कर रही है। अब हम आते हैं डिसऑर्डर्स में, डिसऑर्डर ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो नाउ वी आर कमिंग ऑन द डिसऑर्डर्स ऑफ द एसिड एंड बेस बैलेंस। इसमें हमारा जो मेन इक्वेशन है वो याद रखना है। मेन इक्वेशन है हेंडरसन हेज़लबेच इक्वेशन, और इसको हमें रट लें तो बहुत इजी हो जाएगा समझना। पी एच इज इक्वल टू होता है पी के ए प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड। इसको मैंने एक रफ पेज पर लिखा है अभी, तो ये देखिए रफ पेज पे इसको लिखा है। अब इसको आप समझें। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो बेस होता है अगर ये बढ़ता है और एसिड कांस्टेंट है तो ये जो रेशियो है ये +1 में चला जाएगा। और बेस का बढ़ना यानी कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसके बाद दूसरा ये रेशियो में चेंज कैसे आ सकता है कि मान लीजिए बेस घट गया है, ठीक है, लेकिन एसिड कांस्टेंट है, तो ये रेशियो डाउन में चला गया, 1 से कम में चला गया, माइनस में चला गया। तो ये हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये दो डिसऑर्डर तो ये हो गए। तीसरा डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। तो रेस्पिरेटरी के दो डिसऑर्डर हैं। इसमें भी पहला ये है कि एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ गया तो और बेस कांस्टेंट है, एक ही जैसा है, तब इसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसके बाद चौथा जो डिसऑर्डर है वो है कि एसिड घट गया, तो एसिड घट गया लेकिन बेस कांस्टेंट है, यानी कि ये जो पूरा रेशियो है ये जो है इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो इसको हम कहेंगे रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। ओके। तो चार टाइप की कंडीशंस बनती है डिसऑर्डर में, पर ये याद रखना है कि जब हम ऊपर ये जो बेस है इसमें चेंज आता है, ये बढ़ता है या घटता है, तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस वगैरह होती है। और उस इस दौरान नीचे का जो एसिड होता है वो कांस्टेंट होता है। और अगर एसिड बढ़ता है या घटता है तो वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या एसिडोसिस वगैरह हो सकती है। उस कंडीशन में जो ऊपर का बेस है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम पर ये फार्मूला याद आता हो और ये जो मैंने एम और आर बनाया है ये याद आता हो, तो आप चार कंडीशन फटाफट लिख सकते हैं। यहाँ पर जो बेस है वो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, और जो एसिड है वो कार्बोनिक एसिड है। ठीक। अब इसको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो ये जो चार कंडीशन है ये यहाँ दिखी है। देखिए पहली कंडीशन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात कर रहे हैं, तो अगर बेस आयन डिक्रीज हो जाएंगे तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। यहाँ पर एसिड कांस्टेंट रहेगा। तो बेस क्या है यानी कार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट है ये बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, है ना। यहाँ पर ये चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बताई। सेकेंड है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यानी यहाँ पर एसिड बढ़ेगा। ठीक, एसिड क्या है, कार्बोनिक एसिड। एसिड बढ़ेगा लेकिन यहाँ बेस कांस्टेंट रहेगा। तो कार्बोनिक एसिड जो है ड्यू टू एन इंक्रीज इन कार्बोनिक एसिड, वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई। फिर आएंगे एल्कलोसिस। तो एल्कलोसिस भी दो टाइप की होती है जिससे ब्लड पीएच रेज होता है। पहला एल्कलोसिस हो गया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, यानी कि ड्यू टू एन इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस तो बाइकार्बोनेट बढ़ना यानी इस बेस का बढ़ना,
ये बेस बढ़ेगा लेकिन एसिड यहाँ कांस्टेंट रहेगा। तो बेस का बढ़ना यानी कि बाइकार्बोनेट का बढ़ना। अब इस बेस का घटना मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है देखिए, ड्यू टू एन डिक्रीज इन कार्बोनिक एसिड। तो अच्छा, ये रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, सॉरी। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस यानी कि ये वाला, इसमें क्या होगा, ड्यू टू एन डिक्रीज इन कार्बोनिक एसिड। तो इसका जो है एल्कोलिसिस होना यानी कि एसिड का घट जाना, ये घटेगा। रेस्पिरेटरी के केस में बेस कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये 4 टाइप की कंडीशंस हो गई। अब यहाँ पर इस डिस्टरबेंस को एडजस्ट करना है, ठीक करना है। तो इसमें अल्टीमेटली जो रोल है वो 2 चीज़ों का रोल है। पहला रोल है आपका सीधा मेन इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, CO2 का रोल है। और दूसरा रोल है H+ आयन का। ओके, इन 2 का रोल है जिसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलिसिस होती है, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलिसिस होती है। इसमें आप समझना आपको बहुत ज़रूरी है। सपोज कीजिए क्वेश्चन आता है कि अगर हमें रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कंपनसेट करना है तो क्या करना होगा। तो आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आपको ये हेंडरसन हेज़लबेच इक्वेशन याद आ रही है या नहीं। अब आपने लिखा कि अगर हमको रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस को कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, इसका मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस यानी कि रेस्पिरेटरी में एसिड कम हो गया, है ना। एसिड कम हो गया, एसिड कम हो गया यानी कि जो है सोडियम, जो ये कार्बोनिक एसिड है ये नहीं बना। ये नहीं बना, ये कब नहीं बनेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं अवेलेबल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कब कम अवेलेबल होगा, जब बहुत ज़्यादा रेस्पायरेशन होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हाइपर वेंटिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। हाइपर वेंटिलेशन मतलब बहुत ज़्यादा रेस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना। तो जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, तो हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में जो आपका कार्बोनिक एसिड है ये कम बनेगा। ओके, और कार्बोनिक एसिड कम बनेगा तो डेफिनेटली हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में आपका रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हो जाएगा। ठीक, तो इसको कंपनसेट करना है आपको, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस को कंपनसेट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस ये करेंगे कि जो बेस है, जैसे अभी नीचे का एसिड घट गया, तो इस रेशियो को वापस मेंटेन करने के लिए अगर आप ऊपर का बेस घटा देते हैं तो ये रेशियो वापस से मेंटेन हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा अगर कार्बन डाइऑक्साइड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हमें जो बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा। अगर हमने बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन रोक दिया तो हमारा ये जो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस है ये कंपनसेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन ऊपर का डिक्रीज करना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है, इसको कंपनसेट करना है तो क्या करना होगा। अब आप वापस से जो है जो ये जो हैंसनबर्ग हेज़लबेच इक्वेशन है इसको याद करेंगे और इसमें देखेंगे कि भाई मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया तो क्या करेंगे, क्वेश्चन था। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया यानी कि ये जो है कि बेस जो है कम हो गया, है ना, तभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। बेस जो है कम हो गया, बेस कम हो गया यानी कि जो बाइकार्बोनेट है ये कम हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये कम हो गया तो आपको इसको भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एसिड कम कर देंगे। तो एसिड अगर आप कम करेंगे यानी कि जो कार्बोनिक एसिड है ये अगर कम हो जाएगा तो ये इक्वेशन आपका वापस से मेंटेन हो जाएगी। ऐसे करेंगे तो आपका मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस है वापस से कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक, आपको हर कंडीशन में ये जो हेंडरसन हेज़लबेच इक्वेशन है ये याद रखना ही पड़ेगी। इसको रट लीजिए कि ये हेंडरसन हेज़लबेच इक्वेशन है। ऊपर जो है वो बेस है, नीचे जो है वो एसिड है। और ये जो बेस है ये डिनोट करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस के लिए, और ये जो एसिड है ये डिनोट करता है रेस्पिरेटरी
एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए। अब किन किन कंडीशन में क्लिनिकल कॉजेज ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर टेबल दिया हुआ है किन किन कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा डायबिटीज़ मेलाइटस में। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, क्योंकि इस समय क्या है, इंसुलिन नहीं है। अब इंसुलिन नहीं है और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना है और एनर्जी प्रोड्यूस करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी मैकेनिज़्म क्या है, दूसरी मैकेनिज़्म जो है, जितना भी वोलेटाइल जितना भी फैटी एसिड्स हैं, है ना, उनका मेटाबॉलिज्म करना। तो उनके मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, कीटो एसिडोसिस होता है, यानी कि यहाँ पर एसिड फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, कीटो एसिडोसिस में जो मेन कॉज होता है वो होता है बेस का कम हो जाना। यहाँ पर बेस कम हो जाएगा, ठीक। तो बेस कम होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। दूसरा क्या है, रीनल फेल्यूर। रीनल फेल्यूर होगा तो इसका ये मतलब हुआ कि बेस कम हो जाएगा, रीनल फेल्यूर होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। तीसरा है लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस में भी बेस कम होगा तो आप इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। इसके बाद है सीवियर डायरिया। देखिए, डायरिया की कंडीशन में क्या होता है, जो बेस होता है ना, वो जो है स्टूल में पास आउट हो जाता है, सारा का सारा बेस। क्योंकि डायरिया जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है बाइकार्बोनेट्स आयन ज़्यादा होते हैं, बेस ज़्यादा होता है। आप डिओडिनम से स्टार्ट करें तो डिओडिनम पूरा जो है बेसिक इन्वायरमेंट का होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा डायरिया होगा तो बेस का लॉस होगा, बेस का लॉस होगा तो ये लॉस होगा, इसका लॉस होगा, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में भी जो है बेस का लॉस होता है, तो आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। अब हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात करें तो सीवियर वोमिटिंग। सीवियर वोमिटिंग में क्या होता है, अब हम ये बताएं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस यानी कि बेस बढ़ेगा। बेस कैसे बढ़ेगा बॉडी में, भाई हम स्टमक से वोमिटिंग होती है, तो स्टमक हमारा एसिडिक नेचर का होता है। एसिड तो सारा का सारा बाहर चला जाएगा। जब बाहर चला जाएगा तो इंटेस्टाइन क्या है, बेसिक नेचर का है। तो बेसिक नेचर का होने के कारण पूरे इंटेस्टाइन में बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। इसलिए सीवियर वोमिटिंग की कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। फिर इसके बाद हाइपोकेलीमिया है। देखिए, हाइपोकेलीमिया इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम आयन जो होता है यूरिन में ज़्यादा जाएगा। ओके, तो यूरिन में ज़्यादा जाने से जो पोटेशियम आयन अगर बहुत ज़्यादा चला गया तो सोडियम आयन का रिटेंशन भी नहीं हो पाएगा, सोडियम आयन भी चला जाएगा। सोडियम आयन चला जाएगा तो अभी हमने एक मेथड पढ़ा था NaH2PO4। ये जो आयन्स होंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूरिन में पास आउट होंगे। तो ये क्या है, बेसिकली एक एसिड है। तो जो बेस है वो कम हो जाएगा, इस कंडीशन में बेस कम हो जाएगा तो एसिडिक कंडीशन ज़्यादा बनेगी। तो हाइपोकेलेमिया की कंडीशन में बेस जो है बहुत ज़्यादा बनेगा और बॉडी जो है बेसिक हो जाएगी, इसलिए मेटाबॉलिक जो है एल्कलोसिस होगी। फिर इसके बाद इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन आप किसी बाइकार्बोनेट का कर देते हैं तब भी ये कंडीशन बनेगी। इसके बाद हम आते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में एसिड कम होगा, ये वाला। तो ये कैसे कम होगा, H2CO3 कैसे कम होगा, ये कम होगा अगर सीवियर अस्थमा है, सीवियर अस्थमा है, ये एसिड कम होगा, यानी कार्बोनिक एसिड कम बनेगा। सीवियर अस्थमा है, निमोनिया है, या फिर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे हो रहा है, चेस्ट डिफॉर्मिटी हो रही है, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो अल्टीमेटली क्या है, कार्बोनिक एसिड कम बनेगा। तो सॉरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अगर ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में ये एसिड ज़्यादा बनेगा तो ये ज़्यादा कैसे बनेगा, ये ज़्यादा ऐसे बनेगा कि लंग्स जो है प्रॉपरली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हाइपो वेंटिलेशन की कंडीशन में हमारा लंग चला गया है।
तो ये जो लंग्स है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, ये कब होगा? जब सीवियर अस्थमा होगा, न्यूमोनिया होगा, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा एयरवे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो पाएगी, चेस्ट डिफॉर्मिटी हो जाएगी, या फिर डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर हो जाएगा। तो हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन बन रही है सब जगह। ऐसी कंडीशन में कार्बोनिक एसिड जो होता है वो रिमूव नहीं हो पाएगा। इसलिए कार्बोनिक एसिड जमा होता जाएगा, यानी एसिड बढ़ेगा, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। इसके बाद में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो एसिड है ये कम होगा। ये कब कम होगा? जब हाइपर वेंटिलेशन होगा, बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन होगा। तो लिखा भी है यहाँ हाइपर वेंटिलेशन होगा। तो हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, तो एसिड बनेगा ही नहीं, इसका कम हो जाएगा कंसंट्रेशन। दूसरा एनीमिया है। इसका कंसंट्रेशन एसिड का, यानी कि जो H2CO3 है, इसका कंसंट्रेशन इसलिए भी कम रहेगा क्योंकि एनीमिया की कंडीशन बनेगी। जो आरबीसी है, आरबीसी में H2CO3 बनता है ना, क्योंकि आरबीसी में सोडियम एनहाइड्रेज होता है, सॉरी, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, एंजाइम है वो आरबीसी में होता है। तो ये जो है, अगर आरबीसी नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो एसिड कम हो जाएगा, एसिड कम हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगी एनीमिया की कंडीशन में। अगला होता है हाई एल्टीट्यूड पे चले गए। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है आरबीसी की कम हो जाती है। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या है, हम हाइपर वेंटिलेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करेंगे, बाहर फेंकेंगे। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो H2CO3 है कम बनेगा, ये कम बनेगा यानी कि एसिड कम बनेगा, एसिड कम बनेगा यानी कि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है सैलिसाइलेट पॉइजनिंग। सैलिसाइलेट पॉइजनिंग थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है। पर सैलिसाइलेट पॉइजनिंग मुझे जहाँ तक लगता है आरबीसी को अफेक्ट करता है, या आरबीसी की परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है, आरबीसी इसमें शायद रप्चर होती होगी, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पर अगर ऐसा होता है तो सैलिसाइलेट पॉइजनिंग से भी जो है कार्बोनिक एसिड कम बनेगा, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस अफेक्शन ऑफ आरबीसी ये कम बनेगा, यानी एसिड कम बनेगा, एसिड कम बनेगा यानी कि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हो जाएगी। तो एक थोड़ा सा हमें हाइपोकेलिमिया से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर यह आगे फिर आता है तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट है कि कंपनसेशन ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर। इसका बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर क्या है। डिसऑर्डर है सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो हमने यहाँ देखा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, बेस कम हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब पीएच का कम होना, तो पीएच कम हो रहा है, बेस कम हो जाएगा, मैंने आपको बताया। तो देखिए बेस कम हो गया है। और जो बाइकार्बोनेट, जो हमारा कार्बोनिक एसिड है, ये नॉर्मल रहेगा, मतलब ये जो एसिड है यहाँ पे ये नॉर्मल रहेगा। अब कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भाई नॉर्मल है, इस नॉर्मल को भी आपको डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि बेस कम हो गया है। तो ये भी आप कम कर देंगे तो ये रेशियो मेंटेन हो जाएगा। फिर दूसरा आता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या हो गया, एसिड यहाँ बढ़ गया, एसिड यहाँ बढ़ गया, तो आप देखें यहाँ पर ये एसिड बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एसिड बढ़ गया लेकिन बेस जो है नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। और जब आपको एसिड बढ़ गया है तो आपको डेफिनेटली बेस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन का बेस है ये बढ़ेगा, तब जाके आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मेंटेन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक और एल्कलोसिस यानी कि बेस बढ़ गया। तो आप देखिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में पीएच बढ़ गया है ब्लड का, और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में बेस बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर जो एसिड है वो नॉर्मल है। कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नॉर्मल एसिड को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही हम बढ़ाएंगे ये रेशियो नॉर्मल मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मतलब ये है, एल्कलोसिस की कंडीशन में ब्लड का पीएच बढ़ेगा, और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मतलब ये जो एसिड है ये कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये एसिड कम हो गया है,
इस एसिड के कम हो जाने पर हमें ये बेस भी कम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो बेस है वो नॉर्मल है, इसको अगर कम कर देंगे तो ये जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है ये कंपनसेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें एनायनिक गैप। तो ये एनायन गैप क्या है? क्या होता है कि जितने भी केटायंस एंड एनायंस हैं वो इक्वल कंसंट्रेशन में बॉडी में होते हैं और इसको हम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एनायंस और केटायंस होते हैं। जो केटायंस हैं जैसे कि सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, और जो एनायंस हैं जैसे क्लोराइड आयन है या फिर बाइकार्बोनेट आयन है, तो ये सारे एक जो है इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम के कंपनसेट करने के लिए जो हमारे एनायंस हैं जैसे कि क्लोराइड आयन, HCO3 आयन, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि कोई अदर आयंस भी हैं जो कि सोडियम और पोटेशियम को कंपनसेट कर रहे हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हमारे पास में सारी वैल्यूज़ हैं तो हम ये एनायन गैप निकाल सकते हैं कि एनायन का गैप कौन सा है। इसका नाम ही एनायन गैप है, यानी कि नेगेटिव चार्ज का गैप है। तो इसको मेज़र करने के लिए, इस अनमेजर्ड एनायन को प्लाज्मा में मेज़र करने के लिए हम इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। ठीक है, ऐसा होता है कि जो वेल नोन एनायंस हैं जैसे क्लोराइड आयन है या फिर बाइकार्बोनेट आयन है, ये प्लाज्मा में लगभग 80% हैं जो वेल नोन है। और जो केटायंस हैं जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ये प्लाज्मा में लगभग 95% ऐसे हैं जो कि वेल नोन हैं। और बचे हुए जो हैं उस गैप को हमको निकालना होता है। तो जो एनायंस होते हैं जिसको हम लेबोरेटरी में नॉर्मली मेज़र नहीं कर पाते हैं, ऐसे 20% एनायन को मेज़र करना होता है। तो ये एनायंस हो सकते हैं प्रोटीन्स, फॉस्फेट, सल्फेट, यूरेट या ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो एनायन गैप्स को इस टाइप से मेज़र किया जाता है। नाउ अब हम टॉपिक बाय टॉपिक आते हैं, अलग अलग जो 4 डिसऑर्डर हैं उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला टॉपिक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मैंने भी आपको बताया था, इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बेस कम हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज़ अ रिडक्शन इन द बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। अब इस बेस के कम होने का क्या कारण हो सकता है? पहला कारण ये हो सकता है कि बेस कम बन रहा हो, ठीक है, यानी प्रोडक्शन कम हो रहा हो। दूसरा ये रीज़न हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है तो बेस उसके साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा एसिडिक प्रोडक्शन हो रहा हो। एसिड प्रोडक्शन कब हो सकता है? जैसे मान लीजिए यहाँ हमने आपको बताया लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, कीटो एसिडोसिस हो रहा है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन हो रही है। तो दूसरा तो ये रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है कि जो बेस बना है ना, उसका लॉस हो रहा हो। तो लॉस हो रहा है तो ये फॉर एग्जांपल डायरिया, डायरिया के केस में क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो 3 कंडीशन बन गई, या तो आपका बेस का प्रोडक्शन कम हो रहा हो, दूसरा जो प्रोडक्शन हुआ है वो किसी एसिड बनने के कारण न्यूट्रलाइज हो रहा हो, और तीसरा बेस का जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो। तीनों कंडीशन अगर आपको याद आ जाती हैं तो आप कौन कौन से क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि बेस का सबसे पहले प्रोडक्शन कम हो रहा हो। प्रोडक्शन कहाँ कम होता है बेस का? बेस का प्रोडक्शन कम होता है जब हम्म, जब जो ये कार्बोनेट आयंस हैं एक तो डिक्रीज होता है। वैसे नॉर्मली कम हो नहीं रहा है, कहीं लिखा हुआ नहीं है इसमें कम होने का, लेकिन अच्छा है, चलो याद आ गया, है ना। या तो बेस का प्रोडक्शन कम हो रहा है, दूसरा ये है कि जो बेस है वो कहीं ना कहीं एसिड फॉर्मेशन होने के कारण न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो ये तो बहुत इजी है, क्वाइट इजी है। तो बेस का काम होता है बफर बनाने का, बफरिंग रिएजेंट है जो कि किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमारी बॉडी में जब हम बहुत ज़्यादा मान लीजिए एक्सरसाइज कर लेंगे तो लैक्टिक एसिडोसिस बनेगा। लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में बनता है,
तो उस एक्सरसाइज के टाइम पे हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि बेस जो है यूटिलाइज हो गया, बेस कम हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम तक भूखे रहे, है ना। तो स्टारवेशन की कंडीशन में बहुत सारे कीटो एसिड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, तो वो क्या है, एसिडिक होती हैं। तब बेस का न्यूट्रलाइजेशन एसिड के साथ होगा, बेस कम हो जाएगा। तो स्टारवेशन की कंडीशन में भी बेस कम होगा। तीसरा जो है, बेस का एसिड का प्रोडक्शन हो गया। तीसरा हो गया बेस का लॉस। तो बेस का लॉस कहाँ हो रहा है? बेस सबसे ज़्यादा मिलता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, उसमें जो डिओडिनम है, डिओडिनम बेसिक होता है, और इसके जस्ट पहले जो स्टमक है ना, ये जैसे ऐसे स्टमक होता है, और इस स्टमक के बाद में यहाँ पे ये ऐसे डिओडिनम होता है। तो ये जो डिओडिनम है, ये बेसिक होता है। और जब डायरिया होता है, तो यहाँ से सारा का सारा जितना मटेरियल है वो सारा का सारा फ्लश आउट हो जाता है। तो ऐसे में बेस का लॉस होता है। तो अल्टीमेटली इन 3 रीजंस के कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। ठीक। अब यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ कीजिए मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है, तो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो बना बहुत ज़्यादा, जैसे लैक्टिक एसिड है, कीटोन बॉडीज है, कीटो एसिडोसिस है। ये क्या करता है, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं उसके साथ में रिएक्शन करता है। ये अब हमारा यूटिलाइज हो गया। इसके यूटिलाइज होने पर क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये सिचुएशन बनती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि दूसरा एनायन गैप बढ़ जाता है। अभी हमने आपको बताया एनायन गैप क्या होता है। एनायन गैप कैसे बढ़ जाता है, इसके लिए आप इस फॉर्मूले को देखें। सोडियम प्लस पोटेशियम इज इक्वल टू क्लोराइड प्लस SCO3 प्लस A नेगेटिव। तो ये है एनायन गैप। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, SCO3 कम हो गया। मान लीजिए 25 है, तो अब हो गया यहाँ 5 यहाँ हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब इस फार्मूले को हम पूरा फिट करेंगे, देखेंगे, तो ये जो एनायन है ये ज़्यादा हो जाएगा, ये 35 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एनायन गैप जो होगा वो एलिवेट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में एनायन गैप बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट करना है तो क्या करेंगे, फिर वापस जो है हम हैंडरसन हेज़लबेच इक्वेशन पे आते हैं कि बेस जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी बेस कम हो गया है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, एसिड को कम करेंगे। एसिड क्या है, एसिड जो है ये है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। यानी कि जितना हम हाइपर वेंटिलेशन करेंगे, जितना हम सांस छोड़ेंगे, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कंपनसेट करती है उस टाइम रिस्पायरेशन से। हमारा रिस्पायरेशन बहुत तेज हो जाता है ना। ऐसे ही जब हमें बहुत भूखे रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन होता है, कीटो एसिडोसिस होता है। उस टाइम हमारा हाइपर वेंटिलेशन होता है ना, हम सांस बहुत तेज लेते छोड़ते हैं। लेकिन ये जो लंग्स की जो कंपनसेशन है, ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। ये होता है जस्ट फॉर फॉर शॉर्ट लाइफ, मतलब कुछ घंटों के लिए होता है या कुछ मिनट्स के लिए होता है। इसकी बजाय जो रीनल कंपनसेशन है, वो रीनल कंपनसेशन 3 से 4 दिन तक रहता है। ठीक है। और 3 से 4 दिन में बॉडी को काफ़ी कुछ वापस से नॉर्मल पोजीशन में ले आता है। कैसे ले आता है, तो भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है बेस का लॉस हुआ है ना। क्यों हुआ है, क्योंकि एसिड बना है। उस एसिड को रिमूव करने का काम किसका होता है, जो H+ आयन है उसको रिमूव करने का काम किसका होता है, किडनी का होता है। तो किडनी कंटिन्यूसली इस H+ आयन को रिमूव करती है, और इस प्रोसीजर में किडनी को लगभग जो होता है 3 से 4 दिन लगते हैं। तो मैंने आपको किडनी से रिमूव करने के लिए जो मैकेनिज़्म बताई थी, उसमें ये जो अमोनियम आयन प्रोडक्शन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होती है। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे अमोनियम आयन बनता है, इसके लिए किडनी का सबसे ज़्यादा रोल है। जितना ज़्यादा ये अमोनियम आयन बनाता है और एक्सक्रीट आउट होता है, उतना ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस
कंपनसेट होता जाएगा, ठीक होता जाएगा। ठीक। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो वापस से हम इस हेंडरसन हेजलबेच फॉर्मेशन इक्वेशन पे आते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, एसिड बढ़ेगा। एसिड बढ़ेगा तो ये किस कंडीशन में होगा, एसिड किस कंडीशन में बढ़ेगा, जब एसिड H2CO3 इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू बाहर नहीं जा रही है, मतलब हाइपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है। हाइपर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है मतलब हम बहुत तेज़ सांस नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा कब होगा, जब हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होगी। सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए अस्थमा है ना, किसी भी टाइप का ब्रोंको निमोनिया है ना, जैसे अभी कोविड वगैरह हुआ, तो कोविड वगैरह के केस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुई होगी। तो कोविड में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुई होगी। तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हो रही है और लंग्स अगर डैमेज हो रहे हैं तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। अब आपको कंपनसेट करना है तो उस समय जो है हमारी किडनीज काम आती है, क्योंकि लंग्स तो डैमेज हो रहे हैं तभी प्रॉब्लम आ रही है। तो किडनी क्या करती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को मैनेज करने के लिए जो ये एसिड बढ़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली किडनी बेस का रिटेंशन करती है, बॉडी में बेस को बढ़ाती है, बेस को यूरिन में जाने नहीं देती, बिल्कुल भी जाने नहीं देती। तो बेस बढ़ जाता है, बेस बढ़ जाता है तो कंपनसेट हो जाता है। ठीक है। अब पहला काम क्या करेगा, किडनी दो काम करेगा। पहला काम ये करेगा कि बेस का रिटेंशन करेगा, तो मोर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट इज जनरेटेड एंड रिटेन्ड। तो किडनी का काम बाइकार्बोनेट जनरेट करने का भी होता है। ये हमने जो फार्मूला था यहाँ पे अभी एक फोटोग्राफ यहाँ पे देखिए रीनल ट्यूबुलर सेल यहाँ क्या जनरेट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है बहुत ज़्यादा, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर के कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड जो होता है बाइकार्बोनेट बनाता है। तो ये जो वापस से किडनी इसको रिटेन करती है, बॉडी में छोड़ देती है फिर से, और ये बेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो एसिड जो है उस एसिड को इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और ऐसे करके जो आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो वापस से कंपनसेट हो जाएगा। अब इसमें एक ये चीज़ है, एक तो ये होगा, अब दूसरा ये होगा कि हमारी जो किडनीज है वो दूसरा काम एक और करेगी। वो क्या करेगी कि केवल हमें न्यूट्रलाइज नहीं करना है बाइकार्बोनेट से, हमें ये भी करना है कि मोर H+ आयन जो है हमको यूरिन से पास आउट करना है, ताकि जो एसिडिटी है वो भी डाउन हो। तो किडनी क्या करती है, ज़्यादा करके जो अमोनियम आयंस होते हैं उसको यूरिन में बढ़ा देती है। तो ऐसे में एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेबल एसिडिटी एंड अमोनियम आयन इज एलिवेटेड इन द यूरिन। तो ऐसे में जो यूरिन है वो मोर एसिडिक हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब भी आपको लंग्स इन्फेक्शन होगा आपकी जो यूरिन है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। अब यह वापस से हेंडरसन हेजलबेच इक्वेशन पे आ जाएं। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब होगी, जब बेस का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ेगा। तो या तो इसका प्रोडक्शन बढ़े पहला, दूसरा या तो बॉडी में एसिड कम बने, ठीक है, या फिर तीसरा एसिड का लॉस हो जाए। ओके, तभी ये होगा कि जो बेस है वो ज़्यादा हो जाएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। तो कैसे पॉसिबल है, इसके लिए समझें हम बात। सबसे पहले क्या होगा, जो बेस है वो बढ़ेगा, तो यहाँ देर इज़ ए इंक्रीज इन द बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन। अब ये कब होगा, ये कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा एसिड लॉस हो जाएगा। तो जो स्टमक है, स्टमक में एसिड होता है, अगर वोमिटिंग हो जाएगी तो बेस ज़्यादा हो जाएगा, एसिड कम हो जाएगा। इस समय जो है हमें वोमिटिंग के केस में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगी, है ना। ऐसा होने से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो उसका लॉस होगा। तो जितनी ज़्यादा वोमिटिंग करेंगे उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का लॉस होगा। ओके। उसके बाद एन एक्सेस इनटेक ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाने का सोडा ज़्यादा खाते हैं, इनो विनो ज़्यादा पीते हैं,
तो उसके कारण क्या होता है, हमारा बेस कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाती है। और ये कभी कभी एसिडिटी ख़त्म करने के लिए भी लोग करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बढ़ती है। तो इनो पीना या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट खाना, इसके कारण प्रॉब्लम आती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम मैंने रटने के लिए इसको बताया था। कुशिंग मतलब जो कुशन होता है ना हमारा, वो मोटा होता है, यानी कि कुशिंग सिंड्रोम में ज़्यादा सिक्रेशन होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा, है ना। हाइपर एड्रेनोकॉर्टिकॉइज्म बोलते हैं इसको। तो इसमें ज़्यादा सिक्रेशन होगा। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ किसका होगा, एल्डोस्टेरॉन का। ये हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स में मिलने वाला हार्मोन है। तो एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा बनेगा। एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा बनेगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा सोडियम आयन कंसंट्रेशन का रिटेंशन, है ना। तो ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जब जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो क्या करता है, वो सोडियम आयन कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ाता है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम आयन कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ाता है। तो सोडियम आयन कंसंट्रेशन कहाँ होता है ज़्यादा, ये होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और इंट्रा सेल्यूलर क्या होता है, इंट्रा सेल्यूलर होता है पोटेशियम आयन। तो जब पोटेशियम आयन, जब सोडियम आयन बॉडी में ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए पोटेशियम आयन का लॉस होना ज़रूरी है। तो होगा क्या, यहाँ पर वो जो पहले हमने एक बात कही थी, हाइपोकेलीमिया। हाइपोकेलीमिया की कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। वो उस समय थोड़ा सा मैं कम समझा पाया था, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो हाइपोकेलीमिया है वो क्रिएट होगा। तो हाइपोकेलीमिया की कंडीशन कब बनेगी, जब बनेगी जब सोडियम आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो और पोटेशियम आयन जो है उसका लॉस हो जाएगा। तो हाइपोकेलीमिया। पर क्या होगा, हाइपोकेलीमिया को बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बाद में इन सीवियर सीवियर पोटेशियम डेफिशिएंसी, इसमें लिखा है, सो हाइड्रोजन आयन आर रिटेन्ड इनसाइड द सेल टू रिप्लेस द मिसिंग पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा चला गया तो कहीं ना कहीं हमें अंदर बॉडी में हाइड्रोजन आयन बढ़ाना पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन आयन रुकेंगे इस समय यहाँ पे। जब हाइड्रोजन आयन रुकते हैं तो ये तो कंपनसेशन हो रहा है, पर अभी कंपनसेशन के बाद भी बॉडी को क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है। तो अब ये हाइड्रोजन आयन भी रुकेंगे नहीं, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हमें कहाँ पहुँचना है, हमें पहुँचना है कि एल्कलोसिस में बेस बढ़ना चाहिए, बेस बढ़ना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन का लॉस होना चाहिए, है ना। हाइड्रोजन आयन का लॉस होना चाहिए। तो कैसे पॉसिबल होगा, देखिए, इन रीनल ट्यूब्यूल सेल्स हाइड्रोजन आयन्स आर एक्सचेंज्ड इंस्टेड ऑफ पोटेशियम। तो अब अभी तक क्या हो रहा था, रीनल ट्यूब्यूल्स में पोटेशियम का लॉस हो रहा था। अब इस पोटेशियम के लॉस को रोक देगी रीनल ट्यूब्यूल, और वो क्या करेगी, हाइड्रोजन आयन को ले लेगी इसकी जगह। तो जैसे ही सोडियम आयन का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ब्लड में, बॉडी में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बढ़ेगा, तो सबसे पहले पोटेशियम आयन का जो है हाइपोकेलीमिया होगा और ये रिमूव हो जाएगा यूरिन से। पर यूरिन की जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो क्या करेगी, कंपनसेट करेगी, किससे, हाइड्रोजन आयन से। फिर वो बाद में हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेगी या हाइड्रोजन आयन का भी जो एक्सक्रीशन कर देगी। तो अल्टीमेटली ऐसे करेंगे तो ही एसिड जो होगा वो यूरिन से पास आउट होने लगेगा और एल्कलोसिस हो जाएगी। बहुत अच्छा मेरे को मैकेनिज़्म लगा। और ये यहाँ पर मैं आपको हाइपोकेलीमिया की कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, ये थोड़ा सा बता पाया। अब इसको कंपनसेट करना है कैसे, भाई बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, इसको भी रोकना है, और ये जो बढ़ा हुआ बेस है इसको हमको कम करना है। तो जो कार्बनिक ये है इसको हमको कम करना है, और ये जो एसिड है इसको हमको बढ़ाना है ना। इसको हम बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाने के लिए ये है कि हाइपोवेंटिलेशन कर दें। हाइपोवेंटिलेशन कर देंगे तो हाइपोवेंटिलेशन करने से मतलब सांस कम छोड़ेंगे। सांस कम छोड़ेंगे तो होगा क्या, ये बॉडी खुद कर लेती है, अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी वोमिटिंग होगी तो बॉडी खुद कंपनसेट करती है।
प्राइमरी स्टेज पे क्या करती है, ऐसी स्थिति में हाइपोवेंटिलेशन हो जाता है, सांस कम निकलती है, और धीरे धीरे क्या होता है, रीनल मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा एक्चुअल में, ये तो कुछ एक घंटे की बात होती है, लंग्स कुछ समय के लिए ही केवल इसको कोऑपरेट कर पाता है, कंपनसेट कर पाता है, पर जो रीनल मैकेनिज्म है वो ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके लिए क्या होगा, देखिए, हाइड्रोजन आयन के लॉस को रोकना पड़ेगा। तो कैसे लॉस को रोकेंगे, अभी इस लॉस को तो रोक नहीं सकते। जो ये बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, इसका एक्सक्रीशन बढ़ा देगा, है ना। नेगेटिव चार्ज, जो एनायनिक चार्ज है, इसका कंसंट्रेशन जो है यूरिन में बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। जब यूरिन में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो जो है बेस अपने आप कम हो जाएगा। तो रीनल मैकेनिज्म ये है कि दे इट रिटेन हाइड्रोजन आयन एंड एक्सक्रीट मोर बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो फिर से हम हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन देखते हैं। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा, ये देखिए, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस यानी कि जो एसिड है वो घटेगा, और इसके कारण जो है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगी। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है देयर इज डिक्रीज इन कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन। अब एसिड कब घटेगा, ये एसिड कब घटेगा, जब बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में, और हाइपर वेंटिलेशन क्यों होगा लंग्स से, लंग्स से हाइपर वेंटिलेशन इसलिए होगा क्योंकि मान लीजिए हिस्टीरिया की कंडीशन बनी या फिर हाइपोक्सिया की कंडीशन बनी। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन में पेशेंट क्या करता है, बहुत ज़्यादा एयर लेता है, एयर छोड़ता है, तो एयर छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है। रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जब जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा हाइपर वेंटिलेशन होगा। एक्सेसिव आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, बहुत सारे पेशेंट को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दिया जाता है, उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, हाइपर वेंटिलेशन होगा। एंड द एक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, तो मैंने पहले आपको बताया था जो सेलिसाइलेट होता है उसका आरबीसी पे कुछ रोल होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। यहाँ ये क्लियर हो गया है कि सेलिसाइलेट जो होता है वो सेलिसाइलेट हाइपर वेंटिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सेलिसाइलेट जो होता है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया है, यानी कि जो एसिड प्रोडक्शन है वो कम हो गया है, या एसिड का लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये कम हो गया है तो हमें बेस भी कम करना है। बेस कम करने के लिए जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है उसमें क्या होगा, बेस को कम करने के लिए बेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में सिक्रीट करना पड़ेगा, एक्सक्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, द renal mechanism try to compensate by increasing the urinary excretion of bicarbonate। तो बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन होगा। सो द नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये डिफरेंट टाइप के एसिड और बेस, जो बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनिक एसिड्स हैं, इन दोनों के ही में डिस्टरबेंस होता है और ये दोनों ही अल्टर्ड हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर। और कभी कभी क्या होता है, जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है वो ऐसा होता है कि उसके कारण भी एसिड बेस डिसऑर्डर हो जाता है। तो जो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स हैं उसमें क्या होता है, प्लाज्मा पोटेशियम का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। प्लाज्मा पोटेशियम जिसे हमने इसके पहले पढ़ा था हाइपोकेलीमिया या हाइपरकेलीमिया। तो हाइपोकेलीमिया की कंडीशन में हमने पहले पढ़ा था मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ओके, यहाँ हमने पढ़ा था हाइपोकेलीमिया और ये पढ़ा था हमने मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में। तो हाइपोकेलीमिया या पोटेशियम का बहुत ज़्यादा रोल है। प्लाज्मा पोटेशियम कंसंट्रेशन नॉर्मली ह्यूमंस में 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। एंड ये पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हाइपरकेलीमिया दैट इज़ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम, और हाइपोकेलीमिया दैट इज़ द लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम,
कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। दोनों ही कंडीशन बेकार होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है। द रिलीवेंस ऑफ पोटेशियम बैलेंस इन सर्टेन एसिड बेस डिसऑर्डर इज डिस्क्राइब्ड हियर। पोटेशियम एंड डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। तो ये हमें पता है कि इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो होता है डायबिटिक के कीटोएसिडोसिस में, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, द हार्मोन इंसुलिन इंक्रीजेज द पोटेशियम अपटेक बाय द सेल पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्केलेटल मसल। तो जैसे ही हमने इंसुलिन दिया, डायबिटीज़ तो रिजॉल्व हो जाएगा, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन साथ में पोटेशियम अपटेक भी बढ़ जाता है फ्रॉम स्केलेटल मसल। द पेशेंट ऑफ severe uncontrolled diabetes with metabolic acidosis is usually with the hypocalcemia। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी जो है हाइपोकैल्सीमिया होता है। तो ये हाइपोकैल्सीमिया अभी तक हमने पढ़ा है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में, बट यहाँ जो ये स्पेशल रेफरेंस है डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस का, इसमें हम पढ़ रहे हैं हाइपोकैल्सीमिया। When such a patient is given insulin, it stimulates potassium entry into the cell. The result is that plasma potassium level is further depleted. Hypocalcemia affect heart function and it is life threatening। तो इंसुलिन देते टाइम काफ़ी प्रिकॉशंस रखना होते हैं, क्योंकि इंसुलिन देने से क्या होता है, व्हेन सच पेशेंट इज गिवन इंसुलिन इट स्टिमुलेट पोटेशियम एंट्री इनटू द सेल। तो इंसुलिन देने से जैसे ग्लूकोज की एंट्री होती है, वैसे ही पोटेशियम की एंट्री भी सेल में होने लग जाती है। द रिजल्ट इज़ दैट प्लाज्मा पोटेशियम लेवल इज़ फर्दर डिप्लीटेड। और प्लाज्मा के अंदर जो पोटेशियम लेवल है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। पोटेशियम एंड एल्कलोसिस, तो ये एसिडोसिस में भी हो रहा है। अब एल्कलोसिस में लो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम लीड्स टू एन इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पोटेशियम लेवल सेल के अंदर की तरफ बहुत कम है ना, जैसे भी हमने पढ़ा था कि इंट्रासेलुलरली जो होता है, यहाँ पोटेशियम होता है और यहाँ पर सोडियम होता है। तो जब लो पोटेशियम लेवल होता है तब लीड्स टू एन इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इस समय हमने पढ़ा था कि पोटेशियम डिक्रीज हो गया यहाँ पे अंदर, और ऐसी कंडीशन में जब बाहर जो है हाइड्रोजन आयन ये रीनल से एक्सक्रीट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन और बढ़ जाता है, एल्कलोसिस होती है ना। कन्वर्सली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। तो ऐसे में कभी कभी ये होता है कि पोटेशियम जो होता है वो भी रीनल एक्सक्रीशन में चला जाता है। तो ये कंडीशन भी बनती है और ये बनती है एल्कलोसिस में। तो रोल ऑफ पोटेशियम को देखते हुए एसिड बेस डिसऑर्डर्स के लिए पोटेशियम का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और ऐसे में जब भी आप जो कोई थेरेपी देते हैं तो पोटेशियम लेवल का मॉनिटरिंग हमेशा करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आते हैं ब्लड गैस मेज़रमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसको लेबोरेटरी सर्विसेज में जो है यूज़ किया जाता है, और इससे मेज़रमेंट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, इसके बाद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, और जो हमारी हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन है, इससे हम बाइकार्बोनेट का कैलकुलेशन करते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। सो फाइनली हम डिफरेंट टाइप के प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एंड पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड एंड हाइड्रोजन आयंस, बाइकार्बोनेट्स आयन, इसका कंसंट्रेशन कैलकुलेशन करते हैं with the help of blood gas measurement. So this is all about the chapter water, electrolyte and acid base balance from book Satyanarayan. Okay, from book Satyanarayan U Chakravarti edition, 3rd edition. So hope you are enjoying this topic. Thanks for watching.